हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1051। किड, क्या तुम खड़ा होना चाहते हो? क्या तुम बदला लेना चाहते हो? क्या तुम सर्वोच्च शासन करना चाहते हो? वहाँ कौन है? फर्गस ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसने बिस्तर के पास काले लबादे में एक आदमी को देखा। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? फर्गस ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ताकत को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा सकता हूँ, तुम्हें एक अद्वितीय प्रतिभा बना सकता हूँ और मिल्की वे एम्पायर की युवा पीढ़ी के हर किसी को कुचल सकता हूँ, काले लबादे वाले आदमी ने कहा। तुमने क्या कहा? फर्गस ने अविश्वास में पूछा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ताकत को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा सकता हूँ, तुम्हें एक अद्वितीय प्रतिभा बना सकता हूँ और मिल्की वे एम्पायर की युवा पीढ़ी के हर किसी को कुचल सकता हूँ, काले लबादे वाले आदमी ने दोहराया। असंभव। मुझे पता है कि मेरे शरीर का अब कोई इलाज नहीं है जब तक कि मैं मिल्की वे छोड़कर किसी उच्च सभ्यता में न जाऊं। सच में, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसे भूल जाओ। अलविदा। बस दिखावा करो कि मैं यहाँ कभी था ही नहीं। काले लबादे वाले आदमी ने बोलना खत्म किया और वह मुड़ने और जाने ही वाला था। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे तुम पर विश्वास है। मत जाओ, कृपया मत जाओ। फर्गस जल्दी से चिल्लाया जैसे वह डूबते को तिनके का सहारा पकड़ रहा हो। ये सही है। काले लबादे वाला आदमी रुका और फर्गस की ओर मुड़ा। मुझे ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? फर्गस ने पूछा। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, काले लबादे वाले आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, जब तक तुम मुझे ठीक कर सकते हो और मुझे एक अद्वितीय जीनियस बना सकते हो, मैं तुम्हारे किसी भी अनुरोध को स्वीकार करूंगा और कभी पछताऊंगा नहीं। बहुत होनहार। आगे, तुम्हें अपना दिल खोलना होगा। अपने दिल में थोड़ा सा भी प्रतिरोध मत रखना, वरना अगर यह विफल रहा तो तुम मर सकते हो। ठीक है, अगर तुम नहीं आते तो मैं मर ही जाता। मैं मौत से नहीं डरता, फर्गस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दृढ़ता से कहा। काले लबादे वाले आदमी ने फर्गस को एक नज़र देखा। उसने एक पोशन की शीशी निकाली, उसे फर्गस के मुंह पर लगाया और कहा, अपना मुंह खोलो। फर्गस ने यह सुनकर अपना मुंह खोल दिया। काले लबादे वाले आदमी ने पोशन की हर बूंद फर्गस के मुंह में डाल दी। इसे पूरा निगल लो, घटक। फर्गस ने अपने मुंह का सारा पोशन निगल लिया। उसके बाद काले लबादे वाले आदमी ने सुइयों के साथ 4 और पोशन की शीशियां निकाली, उन्हें फर्गस के अंगों में चुभाया और सारा पोशन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। फर्गस को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके अंग पहले ही अपंग हो चुके थे। अंत में काले लबादे वाले आदमी ने एक और पोशन की शीशी निकाली और उसे फर्गस की गर्दन में चुभा दिया। हम्फ। फर्गस कराह उठा। फर्गस में सारे पोशन इंजेक्ट करने के बाद काले लबादे वाले आदमी ने अपना हाथ फर्गस के सिर पर रखा और कहा, अगला पल सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें इसे सहना होगा। चाहे तुम्हारे दिमाग में कोई भी छवि आए, अपने दिल में जरा सा भी प्रतिरोध मत रखना। अगर तुम डटे रहे तो तुम सफल हो जाओगे। अगर तुम नहीं कर पाए तो क्षमा करें, तुम मर जाओगे। जल्द ही फर्गस का शरीर बदलने लगा। वे अंग जिन्हें साहिल ने अपंग कर दिया था फूलने लगे। एक तेज दर्द ने फर्गस को अभिभूत कर दिया, लेकिन उसने दर्द के कोई भाव नहीं दिखाए। इसके बजाय वह हंसने लगा। हा हा हा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने अंगों पर महसूस करना शुरू कर दिया था। भले ही यह सुखद एहसास नहीं था, फर्गस को परवाह नहीं थी। वह सब कुछ सह सकता था जब तक कि वह फिर से खड़ा हो सके। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर की मरीडियंस फूलने लगीं। असहनीय दर्द बढ़ता रहा, उसके अंगों से उसके पूरे शरीर में फैल गया। फर्गस के शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगीं और उसके दिमाग में डरावनी छवियां आने लगीं। उसने देखा कि वह आधे इंसान आधे जानवर के राक्षस में बदल गया है। फर्गस सहज रूप से इसे अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि काले लबादे वाले आदमी ने क्या कहा था तो उसने तुरंत इस विचार को बुझा दिया। जब तक वह फिर से खड़ा हो सकता था, उसे राक्षस बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। फर्गस को परवाह नहीं थी। वह उन सभी को पछताने पर मजबूर करना चाहता था जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। अध्याय 1052। ऑक्टोगन जिस पर साहिल सवार था, प्लैनेट रॉयल की ओर बढ़ता रहा। बाउंटी हंटर की दुनिया में मो और साहिल, जो अचानक मोस्ट वांटेड सूची में दिखाई दिए, ने काफ़ी हलचल मचा दी थी। वे वांटेड सूची में नए चेहरे थे और उनकी रैंकिंग ऊंची थी, इसलिए उन्होंने आसानी से कई बाउंटी हंटर्स का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग हमेशा सूची में रहते थे लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते थे, वे अनुभवी अपराधी थे। वे जानते थे कि एम्पायर उनका शिकार कर रहा है, इसलिए वे आसानी से अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। आखिरकार मिल्की वे बहुत बड़ा था। हालांकि मोस्ट वांटेड सूची में नए आने वाले अलग थे। ये लोग एम्पायर की मोस्ट वांटेड सूची में होने का एहसास होने से पहले खुद को नहीं छिपाते थे, इसलिए बाउंटी हंटर्स उन्हें आसानी से पकड़ सकते थे। इसलिए सभी की निगाहें मो और साहिल पर थीं।
हालांकि मो की विस्तृत जानकारी देखने के बाद उन सभी ने एक साथ अपना सिर हिला दिया। वह संग्रिल सिनर्स का वर्तमान राजा था और उसकी कॉम्बैट पावर अज्ञात थी। ऐसे चरित्र को निशाना बनाने की हिम्मत कौन करेगा? हालांकि जानकारी में कहा गया था कि उसकी कॉम्बैट पावर अज्ञात थी, लेकिन संग्रिल सिनर्स का राजा संभालना आसान कैसे हो सकता था? इसलिए उसकी कॉम्बैट पावर कम से कम इन्फिनिटी रैंक से ऊपर होने का अनुमान लगाया गया था। यहाँ तक कि शीर्ष 3 बाउंटी हंटर ग्रुप भी आसानी से इतने बड़े दिग्गज को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए सभी की निगाहें साहिल पर टिक गईं, जो एक पीक कॉस्मोस रैंक का था। फिर भी वह एम्पायर की मोस्ट वांटेड सूची के शीर्ष 100 में जगह बना सकता था, इसलिए उसे कई हंटर ग्रुप का आदर्श लक्ष्य बताया जा सकता था। यहाँ तक कि कुछ बड़े बाउंटी हंटर ग्रुप भी प्रभावित हुए और वे इस कार्य को स्वीकार करना चाहते थे। उसके साथ अधिक से अधिक बाउंटी हंटर्स ने साहिल के निशानों की तलाश शुरू कर दी। प्लैनेट बाउंडलेस पर बर्क ने बाउंटी हंटर सर्कल के भीतर समाचार देखते हुए अपने पैर क्रॉस कर लिए। अच्छा, महान, उत्कृष्ट, ऐसा लगता है कि कई बाउंटी हंटर्स ने साहिल पर ध्यान दिया है। अगर मैं उन्हें बता दूं कि साहिल कहाँ है तो अनगिनत बाउंटी हंटर्स तुरंत उसकी ओर उमड़ना शुरू कर देंगे। साहिल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। बर्क उठा और दूसरे कमरे में गया जहां 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी व्यस्त थे। जब उनमें से एक ने बर्क को अंदर आते देखा तो वह जल्दी से पास आया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। लॉर्ड बर्क, जिस ऑक्टागन की तुम निगरानी कर रहे हो वह कहाँ है? क्या तुम उसके मार्ग और अंतिम गंतव्य का पता लगा सकते हो? बर्क ने पूछा। उसने पहले ही साहिल के ऑक्टागन के साथ छेड़छाड़ करवाई थी, इसलिए वे साहिल के स्थान का पता लगा सकते थे। लॉर्ड बर्क, लक्ष्य अब स्टिक्स रीजन में पहुंच गया है। जिस यात्रा पथ पर लक्ष्य जा रहा है उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह रॉयल रीजन की ओर जा रहा होगा जहां प्लैनेट रॉयल स्थित है। रॉयल रीजन? साहिल रॉयल रीजन क्यों जा रहा है? हिज मैजेस्टी के आदेश की अवज्ञा करने के बाद उसकी रॉयल रीजन की ओर जाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या वह सीधे जाल में नहीं फंस रहा है? बर्क को समझ नहीं आया कि साहिल क्या करने जा रहा है। हालांकि उसे परवाह नहीं थी। साहिल जो कुछ भी कर रहा था उससे उसका भाग्य नहीं बदलेगा। चूंकि साहिल रॉयल रीजन जा रहा था, इससे चीजें आसान हो गईं। अधिकांश बाउंटी हंटर ग्रुप रॉयल रीजन में तैनात थे। अगर उन्हें पता चला कि साहिल वहां जा रहा है तो जो बाउंटी हंटर ग्रुप कार्रवाई नहीं करना चाहते थे वे भी इस सुनहरे अवसर को लपक लेंगे। लक्ष्य को रॉयल रीजन पहुंचने में कितना समय लगेगा? बर्क ने फिर पूछा। उनकी गति के आधार पर उन्हें रॉयल रीजन के बाहरी इलाके तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लग सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। उस पर नजर रखना जारी रखो। अध्याय 1053। साहिल ऑक्टागन पर था। वे तीनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। मास्टर साहिल, हम रॉयल रीजन के बाहरी इलाके से कुछ दिन दूर थे। रॉयल रीजन मिल्की वे में सबसे समृद्ध जगह है और इस बार हमारा गंतव्य है, मिया ने कहा। साहिल, मिया, एक बार जब हम रॉयल रीजन पहुंच जाएं तो कृपया मेरे साथ मेरे मेहमान बनने के लिए प्लैनेट रॉयल चलें। मैं अपनी जान बचाने के लिए साहिल को धन्यवाद देना चाहती हूं और मेरे पिता भी आपसे मिलना चाहते हैं, एस्ट्रड ने साहिल की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए कहा। वह वास्तव में चाहती थी कि साहिल प्लैनेट रॉयल जाए। एक बार जब वे प्लैनेट रॉयल पहुंच जाते तो वह साहिल को थोड़े और समय के लिए रुकने के लिए मजबूर करने का रास्ता खोज सकती थी, वरना वे जल्द ही अलग हो जाएंगे। उसके लिए ऐसे आदमी को खोजना मुश्किल था जिससे वह नफरत न करती हो। एस्ट्रड इतनी जल्दी साहिल से अलग नहीं होना चाहती थी, खासकर इन दिनों उसके साथ रहने के बाद। उसने साहिल के साथ रहने का आनंद लिया। वह उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। ये वही एहसास था जो केवल एस्ट्रड के पिता, मिल्की वे एम्पायर के एम्परर ही उसे दे सकते थे। योर रॉयल हाइनेस, हम प्लैनेट रॉयल नहीं जाएंगे। एक बार जब हम रॉयल रीजन पहुंच जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगी। मुझे विश्वास है कि संग्रिल सिनर्स रॉयल रीजन में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमें अभी भी बहुत सी चीजें करनी हैं। क्यों न हम अपना काम पूरा करने के बाद फिर से प्लैनेट रॉयल आएं? साहिल ने कुछ देर सोचा। उसके पास अभी बहुत काम था। उसका पहला काम कुछ और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स खरीदना और 1 ट्रिलियन खर्च करना था। उसके बाद वह कार्रवाई करेगा जब उसे इन्फिनिटी रैंक में पहुंचने के लिए 10,000 लैविश पॉइंट्स मिल जाएंगे। अन्यथा उसके जैसा एक पार्शल इन्फिनिटी रैंक का रॉयल रीजन में सुरक्षित नहीं होगा जहां बड़े नाम जमा होते हैं। इसके अलावा टफन फैमिली अभी भी साहिल को परेशान कर रही थी। जब तक वह ग्रैंड मास्टर टफन से छुटकारा नहीं पा लेता तब तक वह कभी भी चैन से नहीं बैठ पाएगा। इसके अतिरिक्त साहिल अभी मिल्की वे एम्पायर के एम्परर से मिलने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वे एक दूसरे से मिलते तो उसके पास बोलने का अधिकार भी नहीं होता। साहिल ऐसी बैठक में नहीं जाना चाहता था जहां उनकी पहचान, स्थिति और ताकत पूरी तरह से असमान हो, भले ही दूसरा पक्ष उसे धन्यवाद देना चाहता हो। क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते? क्या तुम कुछ दिनों के लिए प्लैनेट रॉयल में जाकर मजे नहीं कर सकते?
एस्ट्रेड ने घबराहट में पूछा। योर रॉयल हाइनेस, अभी नहीं। हमारे पास कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण काम है। मुझे खेद है, हम आपके साथ प्लैनेट रॉयल नहीं जा सकते, लेकिन चिंता न करें, जैसे ही हम अपना काम पूरा कर लेंगे हम निश्चित रूप से आपको खोजने के लिए प्लैनेट रॉयल आएंगे, साहिल ने आश्वासन दिया। लेकिन खैर, अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हें मुझे खोजने के लिए प्लैनेट रॉयल आना ही होगा, एस्ट्रेड ने निराशा में कहा। चिंता न करें, हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, साहिल ने सकारात्मक रूप से कहा। दिन ब दिन समय बीतता गया। जिस ऑक्टोगन पर साहिल और अन्य लोग सवार थे वह धीरे धीरे रॉयल रीजन की परिधि के करीब पहुंच रहा था। रॉयल रीजन में वे प्रिंसेस एस्ट्रेड को लेने आने वाले लोगों को सौंप देंगे। उसके बाद वे अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। ये वह जगह थी जहां मिया का परिवार रहता था। साहिल अस्थायी रूप से वहां अपना बेस कैंप स्थापित करना चाहता था। अभी उसके पास कोई नहीं था, इसलिए वह केवल कॉन्कॉर्ड फैमिली से चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रबंधन करने के लिए कह सकता था। उसे वैसे भी मुनाफे की परवाह नहीं थी। जैसे ही साहिल का ऑक्टोगन रॉयल रीजन के करीब पहुंचा, बर्क ने उचित समय पर बाउंटी हंटर समुदाय के सामने साहिल के ठिकाने का खुलासा कर दिया। एक पल में इसने समुदाय में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। रॉयल रीजन के अनगिनत बाउंटी हंटर्स उस स्थान पर चले गए जहां साहिल के पहुंचने का कार्यक्रम था। हालांकि अधिकांश खाली बैठे बाउंटी हंटर्स शुद्ध रूप से तमाशा देखने आए थे। आखिरकार साहिल एम्पायर के शीर्ष 100 मोस्ट वांटेड लोगों में से एक था। कुछ कम ताकत वाले बाउंटी हंटर्स को अपने जीवन काल में ऐसा होते देखने का मौका कभी नहीं मिल सकता था, इसलिए वे आकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। केवल कुछ शीर्ष बाउंटी हंटर ग्रुप ही वास्तव में साहिल को पकड़ना चाहते थे और बड़ी रकम के बदले उसे एम्पायर को सौंपना चाहते थे। कई बाउंटी हंटर ग्रुप गुप्त रूप से ये देखने के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि साहिल को कौन पकड़ सकता है। ये प्रसिद्ध होने का एक उत्कृष्ट अवसर था। कोई भी जो इतने सारे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए साहिल को पकड़ सकता था, वह अपने बाउंटी हंटर ग्रुप की प्रतिष्ठा तेजी से स्थापित कर सकता था और अन्य बाउंटी हंटर ग्रुप से आगे निकल सकता था। इसलिए इसे एक तीर से दो शिकार करना कहा जा सकता था। अध्याय 1054। रॉयल रीजन में गोल्ड इंपीरियल स्टार गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप का घर है, जो मिल्की वे में तीसरे स्थान पर है। इस समय गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप एक आंतरिक बैठक कर रहा था। कैप्टन, क्या हमें मोस्ट वांटेड सूची में 98वें स्थान पर मौजूद साहिल को पकड़ना चाहिए? बाउंटी हंटर की दुनिया में ये बहुत शोर मचा रहा है, किसी ने पूछा। मूल रूप से चूंकि हम अभी 2 वयस्क स्टार पाइथन्स का शिकार करके लौटे हैं, हमें अपनी चोटों से उबरने के लिए सभी को कुछ देर आराम करने देना चाहिए। हालांकि साहिल मोस्ट वांटेड सूची में 98वें स्थान पर है, लेकिन गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप के लिए उसका मूल्य सीमित है। हमें कारण के अनुसार भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन साहिल के रॉयल रीजन में आने के बाद उसे पकड़ना इस बार मूल्य का मामला नहीं बल्कि कई बाउंटी हंटर ग्रुप के बीच का खेल बन गया है। अगर हम इसमें शामिल नहीं होते हैं तो बाहरी दुनिया हमें काय समझेगी, जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्य सीट पर बैठे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वह एलियो ऑरलियनो था, गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप का कप्तान। तो चलिए उसे दबोच लेते हैं। गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप कभी किसी से नहीं डरा। हाँ, उसे दबोच लेते हैं। मैं जाऊंगा और व्यवस्था करूंगा। साहिल जल्द ही रॉयल रीजन में होगा, इसलिए हम पीछे नहीं रह सकते। रुको, जो घायल हैं उन्हें बस घर पर ही रहना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए, एलियो ने कहा। ठीक है, हमें समझ आ गया कैप्टन। वही चीज दूसरी जगहों पर भी हो रही थी। रॉयल रीजन में कई बाउंटी हंटर ग्रुप साहिल को पकड़ने की चर्चा कर रहे थे, जिनमें प्रथम और द्वितीय रैंक वाले बाउंटी हंटर ग्रुप भी शामिल थे। अंत में सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। साहिल को पकड़ना कुछ भी नहीं था, महत्वपूर्ण चीज उनके बाउंटी हंटर ग्रुप की प्रतिष्ठा थी। वे बाहरी दुनिया द्वारा नीचा दिखाए जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए सभी ने सर्वसम्मति से साहिल को पकड़ने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों के लिए रॉयल रीजन के सभी बाउंटी हंटर ग्रुप रॉयल रीजन के आसपास के क्षेत्रों में भेजे गए जहां साहिल पहुंचने वाला था। वे सभी तैयार थे और साहिल के आने का इंतजार कर रहे थे। इन बाउंटी हंटर ग्रुप की हलचल ने रॉयल रीजन की अनगिनत शक्तियों को भी सचेत कर दिया। वे सभी तमाशे में शामिल होने के लिए उस स्थान पर लोगों को भेज रहे थे जहां घटना होने वाली थी, जिससे से अधिक लोग वहां पहुंच रहे थे। इस बीच साहिल को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वह अभी भी रोजाना आराम से रह रहा था और उन 2 परियों को उसके लिए प्रदर्शन करते हुए देख रहा था। फिर वह मीटियोर चेंबर से वह जानकारी खरीदता जो वह प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उसे बहुत अधिक लैविश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मच्छर कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस ही है। इसके अलावा वह इसे पास भी कर सकता था। 10 दिन जल्दी बीत गए। जब साहिल का ऑक्टोगन रॉयल रीजन के बाहर पहुंचा तो ऑक्टोगन के कंट्रोल रूम में हर कोई दंग रह गया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने देखा कि दूर शून्य में अनगिनत जहाज खड़े थे, जैसे कि वे उनके आने का इंतजार कर रहे हों।
वहाँ ब्लैक हॉर्न जहाज, ऑक्टागन्स, मिल्की वे बैटलशिप्स और यहाँ तक कि कुछ गैलेक्सी वॉरशिप्स भी थे। क्या कोई युद्ध होने वाला है? कौन किसके साथ युद्ध कर रहा है? क्या वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं? क्या हम अनजाने में दो बड़ी शक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई में आ गए हैं? अगर दूसरे पक्ष ने उन्हें गलत पहचान लिया, तो अगर मिल्की वे बैटलशिप ने उन पर गोली चलाने का फैसला किया, तो उनका ऑक्टागन शून्य में एक सुंदर आतिशबाजी में बदल जाएगा। इसके अलावा वे मारे भी जाएंगे। जल्दी जाओ, मास्टर साहिल को इस बारे में बताओ, ऑक्टागन के कमांडर ने हकलाते हुए कहा। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें उसके माथे से नीचे लुढ़क रही थीं। जी हाँ, एक कर्मचारी साहिल को सूचित करने के लिए कंट्रोल रूम से पागलों की तरह बाहर भागा। इस समय साहिल लिविंग रूम में दो परियों के साथ बातचीत करते हुए चाय पी रहा था। एस्ट्रेड इन 2 दिनों में थोड़ी उदास लग रही थी। वे रॉयल रीजन पहुंचने ही वाले थे। अध्याय 1055। दूसरे शब्दों में, वह जल्द ही साहिल से अलग हो जाएगी, जिससे वह इन दिनों खराब मूड में थी। साहिल, मिया, तुम्हें मुझसे मिलने प्लैनेट रॉयल जरूर आना चाहिए, एस्ट्रेड ने अनिच्छा से कहा। चिंता मत करो एस्ट्रेड, हम आएंगे, मिया ने जवाब दिया। हाँ, हम आएंगे, साहिल ने जवाब दिया। इस समय उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। धप। उन्होंने ऑक्टागन के एक कर्मचारी को दरवाजे के अंदर गिरते हुए देखा। फिर वह जल्दी से उठा, जमीन पर घुटने टेक दिए और हकलाते हुए बोला, मास्टर साहिल, बुरी का खबर। तुम क्यों घबरा रहे हो? उठो और मुझे बताओ, साहिल ने फटकार लगाई। मिया और एस्ट्रेड ने भी जमीन पर घुटने टेके हुए आदमी को उत्सुकता से देखा। मास्टर साहिल, हाँ, हमारे सामने बहुत सारे बैटलशिप्स हैं। वे घने जमे हुए हैं, जैसे कि वे हमारा इंतजार कर रहे हों, उस व्यक्ति ने कहा जो दरवाजे से अंदर घुसा था। ठीक है, मुझे समझ आ गया, चिंता मत करो, तुम अब जा सकते हो, साहिल ने शांति से कहा। साहिल सोच रहा था कि क्या हो रहा है। ये वे लोग होने चाहिए जिन्हें एम्पायर ने प्रिंसेस एस्ट्रेड को लेने के लिए भेजा था, लेकिन उसके कर्मचारी डरे हुए थे। वे वास्तव में अनुभवहीन थे। हाँ, वह व्यक्ति थोड़ा दंग रह गया। मास्टर साहिल बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं लग रहे हैं। क्या वह जानते हैं कि वे जहाज यहाँ क्यों हैं? चिंता मत करो, मुझे पता है कि वे जहाज यहाँ क्यों हैं। वे हमें कुछ नहीं करेंगे, बस आगे बढ़ते रहो, साहिल ने आगे कहा। जी हाँ, मास्टर साहिल, मैं अभी आपके निर्देश पहुँचा दूंगा। इस व्यक्ति के जाने के बाद साहिल ने एस्ट्रेड की ओर देखा और कहा, योर रॉयल हाइनेस, चिंता न करें। जब हम अपना व्यवसाय पूरा कर लेंगे तो हम आपको खोजने के लिए प्लैनेट रॉयल जाएंगे। आपको लेने के लिए भेजे गए लोग पहले ही आ चुके हैं और हम आपको अभी वहां भेज देंगे। साहिल, मुझे खेद है, मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि मैं कब पहुंचूंगी, और मैंने किसी को मुझे लेने के लिए नहीं बुलाया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे जहाज मेरे लिए यहाँ हैं, एस्ट्रेड ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपने पिता को नहीं बताया था कि वह रॉयल रीजन कब पहुंचेगी, क्योंकि वह चाहती थी कि साहिल उसे वापस प्लैनेट रॉयल भेजे। इसलिए उसने साहिल से झूठ बोला और कहा कि रॉयल रीजन से कोई उसे लेने आएगा। अब जब वे रॉयल रीजन के बाहर थे तो ये झूठ स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद सामने आ गया। क्या? साहिल ने फटी आंखों से पूछा। साहिल, मैं चाहती थी कि तुम मुझे वापस प्लैनेट रॉयल भेजो, इसलिए मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि मैं रॉयल रीजन में हूँ। मुझे नहीं लगता कि जहाज यहाँ मेरे लिए हैं, एस्ट्रेड ने साहिल की ओर देखा और दुखी होकर कहा। सच में? साहिल ने गंभीरता से पूछा, एस्ट्रेड की ओर देखते हुए। क्षमा करें साहिल, एस्ट्रेड के दुख के आंसू उसकी आंखों से निकलने ही वाले थे। साहिल ने बोलती बंद होकर एस्ट्रेड की ओर देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों दुखी महसूस कर रही हो? अगर मैं कुछ और कहूं तो वह रो सकती है, जैसा कि उसका चेहरा अभी बता रहा है। साहिल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और दिलासा दिया, ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सच में? एस्ट्रेड ने तुरंत अपना सिर उठाया और आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। चलो चलें और देखें कि वे जहाज क्या चाहते हैं। साहिल ने बोलने के बाद जाने के लिए खड़ा हुआ। एस्ट्रेड जल्दी से उसके पीछे चली गई, जबकि मिया जाने वाली आखिरी व्यक्ति थी। वह अपने सामने के जहाज़ों के उद्देश्य के बारे में चिंतित नहीं थी। ये रॉयल रीजन था और एम्परर की सबसे प्रिय प्रिंसेस एस्ट्रेड उनके साथ थी। अध्याय 1056। साहिल पहले ऑक्टागन के कंट्रोल रूम में गया, उसके बाद एस्ट्रेड और मिया आए। मास्टर साहिल। कंट्रोल रूम में सभी ने साहिल का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। अरे, साहिल ने जवाब दिया और कंट्रोल रूम के सामने देखा। ये देखकर साहिल भी थोड़ा चौंक गया। उसने अपने सामने शून्य में घने बैटलशिप्स को खड़ा देखा। वे इतने अधिक थे कि वे लगभग शेष शून्य को ढंक रहे थे। क्या हो रहा है? अगर वे प्रिंसेस एस्ट्रेड के लिए यहाँ नहीं हैं, तो वे यहाँ क्यों हैं? इसके अलावा साहिल की मजबूत माइंड पावर ने महसूस किया कि माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। मिया तुरंत डर से जम गई। उसने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह डरी हुई थी, भले ही वह जानती थी कि अगर उन्हें पता चल गया कि प्रिंसेस एस्ट्रेड आसपास है तो कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा।
उसने सोचा था कि वहां केवल कुछ जहाज होंगे, लेकिन वहां इतने सारे क्यों थे? वहां कम से कम दसियों हजार जहाज थे, बड़े और छोटे। चूंकि यहाँ इतने सारे जहाज थे, क्या कोई युद्ध होने वाला था? मिया के भी वही विचार थे जो बाकी सबके थे। क्या हम दो बड़ी शक्तियों के बीच की लड़ाई में भटक गए हैं? ऑक्टागन के पूरे कंट्रोल रूम में केवल एस्ट्रेड ही शांत रही। आखिरकार वह मिल्की वे एम्पायर की प्रिंसेस एस्ट्रेड थी। हालांकि उसने पहली बार ऐसा दृश्य देखा था, लेकिन इससे वह डरी नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि एस्ट्रेड को उसके पिता एम्परर निम्बस ने कम उम्र से ही सिखाया था कि उनका परिवार पूरे मिल्की वे पर शासन करता है। किसी ने बालो फैमिली के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा एम्परर निम्बस मिल्की वे में नंबर 1 थे। एस्ट्रेड उनकी पसंदीदा बेटी थी, इसलिए मिल्की वे में कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, सिवाय संग्रिलसिनस के, जो हाल ही में उभरे थे। इन लोगों को मिल्की वे एम्पायर के प्रति तीव्र घृणा थी और वे बालो फैमिली को और भी अधिक नीच समझते थे। जब तक मौका मिलता वे निश्चित रूप से बालो फैमिली के लोगों को नहीं छोड़ते। अगर वे मिल्की वे के किसी दूरदराज के इलाके में होते तो एस्ट्रेड को संग्रिलसिनस की चिंता होती। दुर्भाग्य से वे मिल्की वे के केंद्र रॉयल रीजन में थे, एक ऐसी जगह जहां संग्रिलसिनस कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर वे यहां आते तो वे केवल अपनी पहचान छिपा सकते थे। वे इतने निर्लज्ज नहीं होते। साहिल, चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देखूंगी कि क्या हो रहा है, एस्ट्रेड ने कहा। वह अकेली थी जो अब इसे हल कर सकती थी। वह देखना चाहती थी कि किसकी आगे का रास्ता रोकने की हिम्मत हुई। इस समय एस्ट्रेड अब साहिल के सामने वाली शांत लड़की नहीं थी। इसके बजाय वह मिल्की वे एम्पायर की प्रिय प्रिंसेस एस्ट्रेड थी। अगर उसने अपनी पहचान उजागर कर दी तो यह निश्चित रूप से सामने के दसियों हजार जहाजों से अधिक चौंकाने वाला होगा। हालांकि साहिल को किसी महिला के पीछे खड़े होने की आदत नहीं थी। उसकी राय में पुरुष महिलाओं की रक्षा के लिए पैदा हुए थे, न कि इसका उल्टा। चाहे वे कोई भी हों या उनकी पहचान कुछ भी हो, ये तब भी वैसा ही रहेगा, भले ही वह मिल्की वे एम्पायर की प्रिंसेस एस्ट्रेड ही क्यों ना हो। वह उसके लिए सिर्फ एक महिला थी, इसलिए साहिल उसके पीछे खड़े होने का चुनाव नहीं करेगा। इसके अलावा जब तक बॉस सामने नहीं आता तब तक साहिल अपने सामने मौजूद इन जहाजों से नहीं डरेगा। अध्याय 1057। अभी बाहर मत जाओ। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि ये युद्धपोत यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और क्या वे मेरे लिए आ रहे हैं, साहिल ने गंभीरता से कहा। एस्ट्रेड बस साहिल को मनाने ही वाली थी ताकि वह गुस्से के कारण लापरवाही से काम न करे। अंत में जब उसने अचानक साहिल के गंभीर भाव देखे तो उसने कुछ नहीं कहा। पुरुषों को उसके जैसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें शांत, ठंडे दिमाग वाला और अदम्य होना चाहिए। उसके पिता एम्परर निम्बस ऐसे ही व्यक्ति थे और साहिल भी वैसा ही था। एस्ट्रेड ने अनजाने में साहिल की तुलना अपने पिता एम्परर निम्बस से की। दोनों ही उसे सुरक्षा का एक बड़ा एहसास दे सकते थे। ऑक्टागन आगे बढ़ा और साहिल ने सामने अनगिनत बैटलशिप्स को घूर कर देखा। जल्द ही ये समूह के सामने पहुंच गया और उनके आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया, इसलिए ऑक्टागन को रुकना पड़ा। ऑक्टागन के रुकने के बाद उनके सामने के कुछ जहाज साहिल और अन्य लोगों को घेरने के लिए उनके पीछे आ गए। साहिल खुराना, तुम अब बच नहीं सकते, बाहर आओ और आत्मसमर्पण करो, एक गैलेक्सी वॉरशिप से आवाज आई। साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये जहाज उसके लिए ही आए थे। क्या हो रहा है? ये पहली बार था जब वह रॉयल रीजन आया था, लेकिन ये लोग उसका ठिकाना जानते थे और यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ सही नहीं था। क्या ये कलिस्टो फैमिली है? नहीं हो सकता। भले ही कलिस्टो फैमिली 8 प्रमुख परिवारों में से एक थी और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी, वे इतने सारे जहाजों को लामबंद नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे मिल्की वे बैटलशिप्स और कई गैलेक्सी वॉरशिप्स थे। कलिस्टो फैमिली में ये ताकत नहीं होगी। टफन फैमिली का तो सवाल ही नहीं उठता था। पहली बात, उनकी ताकत बहुत कम थी और दूसरी बात, मीटियोर चेंबर अब टफन फैमिली की हर हरकत पर नजर रख रहा था। इसलिए साहिल को पता चल जाता अगर टफन फैमिली कुछ बड़ा करने की योजना बनाती। अगर ऐसा है तो किसके पास इतनी शक्ति थी? साहिल के दिमाग में अनगिनत सवाल थे। चूंकि वह इसे समझ नहीं पा रहा था तो वह नहीं समझेगा। उसने उनसे सीधे पूछने का फैसला किया। उसने अपनी माइंड पावर से अपने सामने के दृश्य को स्कैन किया। उसे कोई इन्फिनिटी रैंकर्स नहीं मिला। तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूं, है ना? साहिल ने पूछा। उसकी आवाज ऑक्टागन के लाउडस्पीकर से आई और अनगिनत जहाजों तक फैल गई। हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। ये भी ठीक है अगर तुम हमें नहीं जानते। एकमात्र चीज जो मायने रखती है वह ये है कि हम तुम्हें जानते हैं। बकवास करना बंद करो, बाहर आओ और अभी आत्मसमर्पण करो। तुमने हमारा बहुत समय बर्बाद किया है। क्या तुम नहीं देख रहे कि हम सब यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? एक अन्य गैलेक्सी वॉरशिप से दूसरी आवाज आई। मुझे मारने के लिए इतना कुछ करने के बाद तुम्हें कम से कम मुझे ये तो बताना होगा कि क्या हो रहा है ना?
किसके पास इतना अधिकार है कि इतने सारे लोगों को यहाँ मेरा इंतजार करने के लिए कहे? साथ ही तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? साहिल ने फिर पूछा। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। तुम्हारे पास इतने सवाल कैसे हो सकते हैं? अभी बाहर निकलो और मेरे पीछे आओ। अगर तुम तमीज से रहोगे तो मैं तुम्हें इनाम की राशि का कुछ हिस्सा दे दूंगा। इस बार किसी और ने बात की। इससे पहले कि साहिल कुछ कह पाता, किसी ने जवाब दिया, ईव, हम में से बहुत से लोग यहाँ हैं, तो साहिल तुम्हारे साथ क्यों जाए? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम सभी ने यहाँ अपना समय बर्बाद किया है? उसका मुझसे क्या लेना देना? क्या मैंने तुमसे आने के लिए कहा था? अगर तुमने एक बार भी चूकी तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ईव नाम के आदमी ने वापस चिल्लाया। जिसने अभी ईव से सवाल किया था उसने अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है उसे चिंता थी कि ईव सचमुच उसे मार डालेगा। हर कोई ईव टाउनजेंड की शैली के बारे में जानता था। साहिल ने बातचीत से कुछ सीखा। किसी ने उसे पकड़ने के लिए पैसे दिए थे और ये लोग एक ही गिरोह के नहीं थे। यहाँ बहुत सारी अलग अलग ताकतें होनी चाहिए। जब ईव ने देखा कि अब कोई नहीं बोल रहा है तो उसने अहंकार से जारी रखा, हे साहिल, अगर तुम बाहर नहीं आते हो तो मुझे खुद तुम्हें पकड़ने के लिए वहां जाने के लिए दोष मत देना। उस समय तुम्हें अपंग करने के लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि मुझे अपनी ताकत नहीं पता। किसने कहा था कि तुम इतने अवज्ञाकारी बनो? अध्याय 1058। साहिल की मजबूत माइंड पावर ने दोनों पक्षों के बीच की दूरी को पार किया और सीधे उस गैलेक्सी वॉरशिप तक पहुंच गई जिसमें ईव था। ईव एक बिगिनर सेलेस्टियल रैंक का था। फिर साहिल ने पाया कि वास्तव में इस गैलेक्सी वॉरशिप पर एक मिड सेलेस्टियल रैंक का था। ये लोग कमजोर नहीं थे। कैप्टन क्राउड, अपने कुत्ते को संभालो। उसे यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वह भौंकना जारी रखता है तो मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा, गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप के कप्तान एलियो ने कहा। ईव ने बोलने की हिम्मत नहीं की। जाहिर है वह एलियो को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। साहिल की माइंड पावर ने आवाज का पीछा किया और वह एक अन्य मिड सेलेस्टियल रैंक से आई थी। कैप्टन ऑरेलिनो, तुम्हें मेरे आदमियों को अनुशासित करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें बस अपने कुत्ते की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ओह, यहाँ कोई नहीं बोल रहा है और तुम बर्ज़र्क हंटर सबसे तेज बोल रहे हो। क्यों? क्या तुम ये सब अकेले करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा वह मतलब नहीं है। हम सभी को अपनी क्षमताओं के आधार पर लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा मतलब बिल्कुल वही है। एलियो, क्या तुम लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? रेजी, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हो? तुम। इससे पहले कि रेजी क्राउड बोलना खत्म कर पाता, उसे एक आवाज ने टोक दिया। ठीक है, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने पर्याप्त समय बर्बाद किया है? अगर तुम परेशानी शुरू करना चाहते हो तो किनारे जाकर करो। यहाँ मत करो। हमारे पास तुम्हारा साथ देने के लिए समय नहीं है। उन दोनों ने अब बात नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिसने उन्हें टोका था वह प्रथम रैंक वाले बाउंटी हंटर ग्रुप शैडो हंटर्स का कप्तान था। वह एक लेट सेलेस्टियल रैंक का था। भले ही तीसरे स्थान पर रहने वाले गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप और चौथे स्थान पर रहने वाले बर्ज़र्क हंटर्स के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इसे सुझाने का समय नहीं था। वे प्रथम रैंक वाले बाउंटी हंटर ग्रुप से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मिल्की वे के 4 बाउंटी हंटर ग्रुप में प्रथम रैंक वाला शैडो हंटर्स हमेशा शीर्ष पर था। इस बीच अन्य 3 ताकत में लगभग समान थे, इसलिए वे हमेशा एक दूसरे की ताकत के प्रति आश्वस्त नहीं थे। ऑक्टागन के कंट्रोल रूम के अंदर उनकी बातचीत के आधार पर हर कोई अनुमान लगा सकता था कि ये लोग कौन थे। बाउंटी हंटर ग्रुप। इसके अलावा वे मिल्की वे में शीर्ष क्रम के समूह थे, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि कुछ शीर्ष पारिवारिक ताकतें भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगी। साहिल, एस्ट्रेड और मिया के अलावा बाकी सभी डर से कांपने लगे। इतने शक्तिशाली बाउंटी हंटर ग्रुप उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ थे, तो क्या उनके पास अभी भी बचने का कोई रास्ता होगा? साहिल भी बाउंटी हंटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, हालांकि उसने इसकी गहराई से जांच नहीं की थी। ये बाउंटी हंटर्स केवल मिल्की वे एम्पायर के लिए काम कर रहे थे। उनका मिशन इनाम के बदले मिल्की वे एम्पायर में सबसे वांछित लोगों को पकड़ना था। हालांकि वे यहाँ उसके लिए क्यों थे? क्या वह एम्पायर में वांछित था? उसका कोई मतलब नहीं था। उसने प्रिंसेस एस्ट्रेड को बचाया, तो एम्पायर द्वारा उसकी तलाश क्यों की जा रही थी? रुको, साहिल को अचानक कुछ समझ आया। उसे समस्या का एहसास हुआ। भले ही उसने प्रिंसेस एस्ट्रेड को बचाया, लेकिन उसने बर्क को नहीं बताया और न ही इसे सार्वजनिक किया। इसके अलावा जब साहिल प्लैनेट बाउंडलेस छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तब बर्क ने उसे रोकने की कोशिश की थी। इसके अतिरिक्त साहिल ने बर्क को निशाना बनाते हुए एक तीव्र हत्या का इरादा भी उत्सर्जित किया था, जिससे वह डर गया था। अध्याय 1059। यह आदमी निश्चित रूप से नफरत पाल कर रखेगा।
बर्क के पिता भी एम्पायर की सेना के एक आवश्यक सदस्य थे, इसलिए रेमोस के लिए साहिल जैसे कम पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को एम्पायर में एक वांछित अपराधी के रूप में सूचीबद्ध करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऑक्टागन इतने लंबे समय से प्लैनेट बाउंडलेस में खड़ा था, इसलिए बर्क के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करना आसान था। वह चुपचाप साहिल के स्थान को ट्रैक करने के लिए एक ट्रैकर स्थापित कर सकता था। फिर वह इन बाउंटी हंटर ग्रुप को सूचित कर सकता था ताकि उन्हें पता चल सके कि साहिल रॉयल रीजन में कब और कहां पहुंचेगा। हालांकि एक और चीज थी जिसे साहिल समझ नहीं पा रहा था। भले ही बर्क के पिता ने उसे एम्पायर के वांछित अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया था, क्या वह इतने सारे बाउंटी हंटर्स के उसे पकड़ने के लिए आने के लायक था? वहां दसियों हजार जहाज और 4 कीमती और दुर्लभ गैलेक्सी वॉरशिप्स थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मिल्की वे बैटलशिप्स के कम से कम दर्जनों जहाज थे। इसके अलावा इन अनगिनत बैटलशिप्स में लाखों लोग थे। इतने सारे संसाधनों को तैनात करने में कितनी लागत आएगी? उसके जैसे एक सामान्य वांछित अपराधी की कीमत कितनी थी? फ्लोरियन, मुझे क्या करना चाहिए? हमारे पास यहाँ बहुत सारे बाउंटी हंटर्स हैं और केवल एक ही साहिल है। हम उसे काटकर आपस में नहीं बांट सकते, है ना? यह एक महिला की आवाज़ थी। वह नोरा फ्लोरेंटाइन थी, जो दूसरे रैंक के रेड स्पाइडर हंटर्स की कप्तान थी। मैं समझता हूं कि यहाँ हर कोई क्यों है। साहिल सिर्फ एक व्यक्ति है। भले ही वह मोस्ट वांटेड सूची में 98वें स्थान पर है, लेकिन हम में से इतने सारे लोगों के यहाँ आने का यह मूल्य नहीं है। हर कोई बस बाउंटी हंटर समुदाय में अपनी स्थिति की पुष्टि करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता है। चूंकि रॉयल रीजन के लगभग सभी बाउंटी हंटर्स आ चुके हैं, आइए नए नियम स्थापित करें और बाउंटी हंटर समुदाय में फेरबदल करें, फ्लोरियन मैडन ने कहा। मैं सहमत हूं। हम यहाँ इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते। फ्लोरियन, चूंकि तुम प्रथम रैंक वाले हंटर ग्रुप के कप्तान हो, तुम्हें इसकी अध्यक्षता करनी चाहिए, नोरा ने कहा। मैं भी सहमत हूं, एलियो ने दोहराया। मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं, अनगिनत बाउंटी हंटर्स ने जवाब दिया। बाउंटी हंटर समुदाय में फ्लोरियन की स्थिति निर्विवाद थी। उन्होंने पहले कई बार शैडो हंटर्स का नेतृत्व करके शीर्ष 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा था। उन्होंने एक बार अकेले ही एक वयस्क गैलेक्सी बीस्ट टाइटन जायंट एप से लड़ाई लड़ी थी। अंततः उन्होंने उसे मार डाला और उसे वापस रॉयल रीजन ले आए, जिससे अनगिनत लोग चकित रह गए। चूंकि मामला ऐसा है, मैं कुछ शब्द कहूंगा। बाउंटी हंटर समुदाय में नवागंतुक आए हुए काफी समय हो गया है। हमें नवागंतुकों को तैयार करने और उन्हें अधिक अवसर देने पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा भविष्य में बाउंटी हंटर समुदाय का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, जो मैं नहीं चाहता। इस प्रकार मुझे लगता है कि इस अवसर का उपयोग बाउंटी हंटर्स की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए करना बेहतर है। इसमें 100 वर्ष से कम आयु के सभी बाउंटी हंटर्स, चाहे वे बाउंटी हंटर ग्रुप से हो या नहीं, भाग ले सकते हैं। चूंकि साहिल केवल एक व्यक्ति है और उसे विभाजित करना अवास्तविक है, इसलिए हमें उसे इस प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में उपयोग करना चाहिए। जो भी जीत हासिल करेगा वह साहिल को ले जाएगा और इनाम के बदले एम्पायर के पास जाएगा। हालांकि साहिल का मूल्य हमारे लिए अधिक नहीं है, लेकिन ये बाउंटी हंटर्स की युवा पीढ़ी के लिए पर्याप्त है। यह न केवल उनकी प्रतिष्ठा में सुधार कर सकता है, बल्कि उन्हें भारी पुरस्कार भी मिल सकते हैं। इसके साथ मुझे विश्वास है कि हर कोई पूरी ताकत लगा देगा। साथ ही हम शैडो हंटर्स शीर्ष 3 प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार भी तैयार करेंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? फ्लोरियन, तुम हमेशा बाउंटी हंटर समुदाय के बारे में सोचते हो और हमारे पास असहमत होने का कोई कारण नहीं है। हम रेड स्पाइडर हंटर्स चौथे या 5वें स्थान के लिए उदार पुरस्कार भी तैयार करेंगे, नोरा ने कहा। फिर हम गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप 5वें से 7वें स्थान के लिए पुरस्कार तैयार करेंगे, एलियो ने प्रतिध्वनित किया। हम बजर्क हंटर्स 8वें से 10वें स्थान के लिए पुरस्कार तैयार करेंगे, रेजी ने कहा। बहुत अच्छा, मेरा मानना है कि सभी के संयुक्त प्रयासों से बाउंटी हंटर समुदाय और भी बेहतर होगा और अंततः एम्पायर में एक अनिवार्य शक्ति बन जाएगा, फ्लोरियन ने राहत के साथ कहा। कैप्टन्स, आपने बाउंटी हंटर समुदाय के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। बाउंटी हंटर होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, किसी ने चिल्लाया। मुझे बाउंटी हंटर होने पर गर्व है, लाखों बाउंटी हंटर्स ने मौके पर एक ही समय में उत्साह के साथ चिल्लाया। ऑक्टागन के अंदर साहिल ने जो सुना उसे सुनकर वह दंग रह गया। यह क्या बकवास है? अगर वे जीत सकते हैं तो वे मुझे इनाम के बदले ले जा सकते हैं। क्या उन्हें लगता है कि वे उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं? उनमें से एक भी पीक सेलेस्टियल रैंक नहीं है और वे मुझ जैसे एक मजबूत पार्शल इन्फिनिटी रैंक का व्यापार इनाम के लिए करना चाहते हैं। साहिल ने बस सोचा कि यह मजाकिया था। प्रिंसेस एस्ट्रेड को यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगा। वह गुस्से में थी। साहिल उसका रक्षक था, लेकिन अब उसे एम्पायर द्वारा एक वांछित अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चाहे जो भी इसमें शामिल हो, उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा।
इस कोमल स्वभाव वाली मिल्की वे एम्पायर की प्रिंसेस एस्ट्रेड का दिल पहली बार हत्या के इरादे से भर गया था। अध्याय 1060। अब जब चीजें इस स्तर तक पहुंच गई थीं, तो सब कुछ स्पष्ट हो गया था। इतने सारे बाउंटी हंटर्स के एक साथ आने से 98वें मोस्ट वांटेड व्यक्ति साहिल को पकड़ना सिर्फ एक बहाना था। उनके लिए जो अधिक महत्वपूर्ण था वह बाउंटी हंटर्स के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन करना था ताकि अधिक युवा बाउंटी हंटर्स उभर सकें। साहिल एक पुरस्कार से ज्यादा कुछ नहीं था। मोस्ट वांटेड सूची में 98वां मोस्ट वांटेड अपराधी इन हंटर्स के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कुछ व्यक्तियों के लिए एक बड़ा इनाम और सम्मान होगा। जो भी प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे भविष्य में बाउंटी हंटर समुदाय में उत्कृष्ट विकास मिलेगा। इन हंटर ग्रुप के बीच शायद पहले से ही एक मौन समझ रही होगी और वे कुछ बाउंटी हंटर्स के जोखिम को बढ़ाने के लिए बाउंटी हंटर समुदाय में फेरबदल करने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। अंपायर के सबसे वांछित व्यक्ति साहिल का रॉयल रीजन में आना एक आदर्श शुरुआत होगी। जहां तक साहिल की बात है, उन्हें वास्तव में उसकी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एक पीक कॉस्मोस रैंक का था। 4 बड़े बाउंटी हंटर ग्रुप को छोड़कर भी कुछ थोड़े मजबूत बाउंटी हंटर ग्रुप साहिल को पकड़ सकते थे। भले ही साहिल इस बार रॉयल रीजन नहीं आता, बाउंटी हंटर समुदाय का फेरबदल अनिवार्य था। साहिल बस सीधे उनके पास आ गया। किसी अन्य अवसर के दौरान उसकी सूची ने कुछ बाउंटी हंटर्स को आकर्षित किया होगा। हालांकि ये कभी भी इस पैमाने तक नहीं पहुंचता। दसियों हजार जहाज और लाखों बाउंटी हंटर्स यहां जमा थे। बड़ी ताकतों के कई दर्शक भी थे। साहिल, इस मामले को मुझ पर छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें एक संतोषजनक उत्तर दूंगी। चाहे जो भी शामिल हो, मैं उसका पता लगाऊंगी और उसे दंडित करूंगी, एस्ट्रेड ने क्षमाप्रार्थी भाव से कहा। साहिल ने अपना सिर घुमाकर एस्ट्रेड की ओर देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, योर रॉयल हाइनेस। मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। हालांकि साहिल मुस्कुरा रहा था, लेकिन कंट्रोल रूम में सभी को ठंडक महसूस हुई। बेशक इन लोगों को जो अधिक हैरान कर रहा था वह ये था कि साहिल ने घूंघट वाली महिला को कैसे संबोधित किया। योर रॉयल हाइनेस, उसके कहने का क्या मतलब है? क्या उस नाम का कोई और भी है? क्या वह चिंतित नहीं है कि मिल्की वे एम्पायर को पता चल जाएगा? पूरे मिल्की वे एम्पायर में केवल एक ही व्यक्ति का वह नाम था। वह एम्परर की इकलौती बेटी प्रिंसेस एस्ट्रेड थी। वे इस महिला को एम्पायर की प्रिंसेस एस्ट्रेड के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। साहिल, मैं इसका कारण हूं, इसलिए मुझे इसे हल करने दो, ठीक है? अन्यथा मैं, एस्ट्रेड बालो, भविष्य में सहज महसूस नहीं करूंगी और हमेशा अपराधबोध में रहूंगी, एस्ट्रेड ने धीमी आवाज में कहा। उसे डर था कि साहिल इसके लिए उसे दोष देगा। अगर उसने अपने पिता को पहले बता दिया होता और उनसे उसे लेने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा होता, तो साहिल एम्पायर द्वारा वांछित नहीं बनता। भले ही एस्ट्रेड को अंदाजा नहीं था कि क्या गलत हुआ, लेकिन इन कुछ दिनों की बातचीत के बाद उसने जान लिया था कि साहिल अभी बाहर की खोज करके वापस आया था। उसके साथ वह इस तथ्य को समाप्त कर सकती थी कि वह पहले एक वांछित अपराधी हुआ करता था। एस्ट्रेड को विश्वास था कि वही थी जिसने इसका कारण बनाया। जो व्यक्ति साहिल को एम्पायर की मोस्ट वांटेड सूची में सूचीबद्ध कर सकता था, वह निश्चित रूप से एम्पायर का कोई व्यक्ति था और उनके पास काफी अधिकार होने चाहिए। अध्याय 1061। साहिल उसे बचाने आया था, लेकिन अब वह एम्पायर द्वारा वांटेड था। ये किसी को भी गुस्सा दिला देगा। एस्ट्रेड के ऐसा कहने के ठीक बाद ऐसा लगा जैसे कमरे में बिजली गिर गई हो। ऑक्टागन के कंट्रोल रूम में हर कोई उसे सदमे में देख रहा था। उन्होंने स्वचालित रूप से कही गई हर बात को छान लिया और केवल एक नाम सुना, एस्ट्रेड बालो। केवल मिल्की वे एम्पायर के शाही परिवार का उपनाम बालो था। जब एम्पायर ने मिल्की वे को एकीकृत किया तो शाही परिवार के अलावा किसी और को अपने उपनाम के रूप में बालो रखने की अनुमति नहीं थी। इसका मतलब था, शाही परिवार के अलावा मिल्की वे में बालो उपनाम वाला कोई और नहीं था। यदि वे पकड़े जाते तो उन्हें शाही परिवार का अपमान करने के लिए दोषी ठहराया जाता। इसके अलावा क्या एस्ट्रेड प्रिंसेस का नाम नहीं था? सभी कर्मचारी पवन के सेवक थे। पवन की मृत्यु के बाद साहिल ने उनके शरीर के साथ कुछ किया था और वे अर्थ से साहिल के पीछे यहाँ आए थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एक स्वदेशी ग्रह का कोई व्यक्ति एम्पायर की प्रिंसेस एस्ट्रेड के साथ संबंध कैसे रख सकता है। इसके अलावा प्रिंसेस एस्ट्रेड उसका बहुत सम्मान करती दिख रही थी। उनके नए मास्टर ने ये कैसे किया? कमांडर सबसे पहले होश में आया। वह जल्दी से घुटने के बल बैठ गया और अभिवादन किया, ग्रीटिंग्स योर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस एस्ट्रेड। अन्य लोग भी घुटने के बल बैठ गए और अभिवादन किया, ग्रीटिंग्स योर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस एस्ट्रेड। एस्ट्रेड इन लोगों पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। उसका ध्यान हमेशा साहिल पर था। योर रॉयल हाइनेस, आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या हो रहा है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं लापरवाह था, इसलिए ऐसा हो रहा है, साहिल ने कहा। तुम जानते हो क्या हो रहा है? ये किसने किया? एस्ट्रेड ने पूछा।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्लैनेट बाउंडलेस से लॉर्ड बर्क होना चाहिए। उसके पिता मिलिट्री में हैं और मैंने आपके बचाने के बाद उसे नहीं बताया। मैंने उसकी आपत्तियों को नज़रअंदाज किया और ज़बरदस्ती प्लैनेट बाउंडलेस छोड़ दिया। इसके अलावा हिज मैजेस्टी ने उसे इससे पहले मुझे प्लैनेट बाउंडलेस में रहने के लिए आदेश दिया था ताकि मैं आपको सिंगल सिनर से बचा सकूं। साथ ही हमारे कुछ संघर्ष हुए थे, इसलिए उसने निश्चित रूप से अपने पिता को मेरे हिज मैजेस्टी के आदेशों की अवज्ञा करने और ग्रह छोड़ने के बारे में बताया होगा। शायद इसी तरह मैं एम्पायर में वांटेड बन गया। इसके अलावा बर्क ने ऑक्टगन के साथ छेड़छाड़ की और बाउंटी हंटर्स को मेरा स्थान बताया। इसीलिए ये हो रहा है। इसलिए इसका आपसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, साहिल ने समझाया। समझ गई। साहिल के स्पष्टीकरण के बाद सब समझ गए। जब वे प्लैनेट बाउंडलेस छोड़ रहे थे तब सबने साहिल का प्लैनेट बाउंडलेस के लॉर्ड बर्क के साथ संघर्ष देखा था। बर्क के व्यक्तित्व को देखते हुए यदि उसे मौका मिला तो वह साहिल को नहीं बख्शेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? साहिल, अगर मैं बाउंडलेस रीजन में नहीं आती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुम्हें किसी नीच चूहे द्वारा फंसाया जा रहा है और तुम एक वांटेड अपराधी बन गए हो। मैं उस व्यक्ति को कड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी जिसने तुम्हें फंसाया है। इसके अलावा चूंकि वे मिलिट्री से हैं, इसलिए मेरा चेहरा दिखाना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होगा, एस्ट्रड ने ठंडे स्वर में कहा। साहिल ने इस बारे में सोचने के बाद महसूस किया कि वह सही थी। वह भी इस शिकायत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बर्क के पिता अंपायर की मिलिट्री में एक प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए यदि वह कार्रवाई करना चाहते थे तो मिलिट्री चुपचाप नहीं बैठती। साहिल अब मिलिट्री के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता था। वह पहले ही टफन और कलिस्टो फैमिली को नाराज कर चुका था, इसलिए यदि उसने मिलिट्री को भी नाराज किया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। प्रिंसेस एस्ट्रड का अपना चेहरा दिखाना वास्तव में सबसे अच्छा समाधान था। साहिल ने इस पर विचार करने के बाद एस्ट्रड को धन्यवाद दिया। थैंक यू, योर रॉयल हाइनेस। साहिल, इतने विनम्र मत बनो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे सिंगल सिनर्स ने पकड़ लिया होता। वे निश्चित रूप से मेरे पिता को धमकाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते। यदि मेरे पिता मुझे बचाते समय घायल हो जाते तो पूरा अंपायर अशांत हो जाता, एस्ट्रड ने गंभीरता से कहा। अध्याय 1062। एस्ट्रड के ऐसा कहने के बाद साहिल काफी शर्मिंदा था। जब उसने एस्ट्रड को बचाया था तब उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि वह मिल्की वे एम्पायर के एम्परर का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इन बाउंटी हंटर्स का क्या? साहिल ने पूछा। चूंकि उसने कुछ न करने का फैसला किया था, इसलिए उसे अपनी ताकत पूरी तरह से छिपानी चाहिए। ये बाउंटी हंटर्स कमजोर नहीं थे और उनमें से एक लेट सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच गया था। उन्हें हराने के लिए उसे कम से कम अपनी पीक सेलेस्टियल रैंक कॉम्बैट पावर को उजागर करना पड़ता। यदि साहिल ने इस उम्र में दिखाया कि वह एक पीक सेलेस्टियल रैंकर है तो पूरा रॉयल रीजन और यहां तक कि मिल्की वे भी अराजकता में घिर सकता था। यहां तक कि जायंट्स या एम्परर भी सतर्क हो जाते। ये साहिल के लिए बुरा होता। इस समय उसके पास अभी भी जायंट्स से लड़ने की ताकत नहीं थी। चूंकि एस्ट्रड ये करना चाहती थी, इसलिए वह सब कुछ उस पर छोड़ देगा। साहिल ने लो प्रोफाइल बनाए रखने का फैसला किया। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो क्या तुम 3 दिन इंतजार कर सकते हो? मैं इन बाउंटी हंटर्स को सम्मानपूर्वक तुम्हें विदा करने दूंगी और अगली बार जब वे तुम्हें देखेंगे तो वे मुड़ने और दूसरे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे, एस्ट्रड ने कहा। साहिल ने इस बारे में सोचा और कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वह जानता था कि एस्ट्रड का क्या मतलब है। वह किसी को उसे लेने के लिए प्लैनेट रॉयल से बुलाने वाली थी। आखिरकार एस्ट्रड को अपना चेहरा दिखाए काफी समय हो गया था, इसलिए हो सकता है कि बाउंटी हंटर्स उसे न पहचाने। भले ही एस्ट्रड उन्हें बताए कि वह प्रिंसेस एस्ट्रड है, वे उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। इससे भी बुरा ये कि वे उसे एक मजाक के रूप में ले सकते थे। इसके बाद साहिल और अन्य लोग ऑक्टेगन के अंदर ही रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और न ही बाहर गए। जब वे बोर होते तो वे युवा बाउंटी हंटर्स के बीच की लड़ाई देखते थे। ये बाउंटी हंटर्स भी साहिल की ओर से आंखें मूंद रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह भाग नहीं सकता। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वे साहिल को पकड़ सकते हैं और उसे शीर्ष पुरस्कार के रूप में दावा कर सकते हैं। वहां बहुत सारे युवा बाउंटी हंटर्स थे। हालांकि साहिल को उनकी ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अधिकांश केवल स्टेलर रैंक पर थे और केवल कुछ ही पार्शल कॉस्मॉस रैंक पर थे। वहां कोई असली सेलेस्टियल रैंकर्स नहीं थे। बेशक वह इस तथ्य को खारिज नहीं करेगा कि कोई अंतिम लड़ाई के दौरान एक ही शानदार कारनामे से सभी को विस्मित करने के लिए अपनी ताकत छिपा रहा हो। 3 दिन बीत गए और एस्ट्रड को लेने आने वाले लोग अभी तक नहीं आए थे। इस बीच बाउंटी हंटर्स की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच गई थी। प्रतिभागी शैडो हंटर्स और बजर्क हंटर्स से थे। वे दोनों पार्शल कॉस्मॉस रैंकर्स थे। 4 घंटे की लड़ाई के बाद बजर्क हंटर्स के युवा बाउंटी हंटर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और पहला स्थान प्राप्त किया।
हा, बहुत अच्छे लड़के हिमश, तुमने मुझे बहुत गौरवान्वित किया है। जब हम वापस जाएंगे तो तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज़ मांग सकते हो। मैं तुम्हारे सभी अनुरोधों को पूरा करूंगा, रेजी ने ठहाका लगाते हुए कहा। थैंक यू फादर, हिमश क्राउड ने खुशी खुशी कहा। फ्लोरियन, चून की युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है, तो हमें बाउंटी हंटर ग्रुप्स की रैंकिंग को पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए, है ना? बजर्क हंटर्स को अब चौथे स्थान पर रहना पसंद नहीं है और हम आप लोगों के साथ जगह बदलना चाहेंगे, रेजी ने कहा। तुम किसके साथ जगह बदलना चाहते हो? क्या तुम पहले नंबर पर आना चाहते हो? फ्लोरियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, भले ही मैं बजर्क हंटर्स में हूं और मैं काफ़ी पागल भी हूं, फिर भी मैं आत्म जागरूक हूं। मैं पहले नंबर पर नहीं आना चाहता, लेकिन मुझे दूसरे या तीसरे स्थान में दिलचस्पी है। रेजी, क्या तुम कह रहे हो कि तुम रेड स्पाइडर को चुनौती देना चाहते हो? नोरा ने पूछा। मैंने इस बारे में सोचा है, लेकिन रुकिए। रेजी के ऐसा कहने के बाद उसने गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप से कहा, एलियो, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। चलो बाउंटी हंटर समुदाय के पुराने नियमों के अनुसार चलते हैं। ठीक है, एलियो ने जवाब दिया। अध्याय 1063। वह जानता था कि दूसरा पक्ष लंबे समय से तैयार था, इसलिए आज बचने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही हम फ्लोरियन से नोटरी बनने के लिए कहना चाहेंगे। एलियो और रेजी ने एक ही समय में कहा। मैं जानता हूं कि तुम लोग ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाओगे। ठीक है, फिर हम इसे बाउंटी हंटर समुदाय के पुराने नियमों के अनुसार करेंगे। तुम दोनों मुझे 2 घंटे में प्रतिभागियों की सूची दोगे, फ्लोरियन ने कहा। चौथे स्थान पर मौजूद बजर्क हंटर्स तीसरे स्थान पर मौजूद गोल्डन ईगल हंटर्स को चुनौती देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। यह अभी हुई युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक मनोरंजक था। इसने तुरंत अनगिनत बाउंटी हंटर्स की तालियों को आकर्षित किया। उन्होंने इस बार यहां आकर अपना समय बर्बाद नहीं किया और उन्होंने इतने दिनों तक बेकार इंतजार नहीं किया। साहिल को भी इस समय दिलचस्पी हो गई। वह 2 मिड सेलेस्टियल रैंकर्स रेजी और एलियो के बीच की लड़ाई देखना चाहता था। हालांकि इस समय रेजी ने कहा, फ्लोरियन, चूंकि मेरे बेटे ने पहला स्थान जीता है, क्या हमें उसे पहले पुरस्कार देना चाहिए? पुरस्कार वही है, जाओ ले लो। क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं इसे तुम्हारे पास लाऊं? फ्लोरियन ने जवाब दिया। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मेरी हिलने की हिम्मत नहीं होगी, है ना? ठीक है, बकवास बंद करो। क्या ऐसा कुछ है जिसे करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है? ही, रेजी सूखे स्वर में हंसा और कुछ नहीं कहा। साहिल, मिया और एस्ट्रड ने ऑक्टेगन के अंदर एक दूसरे को देखा। योर रॉयल हाइनेस, आपको लेने आने वाले लोग कब आ रहे हैं? साहिल ने पूछा। मुझे नहीं पता। दूरी के आधार पर उन्हें 3 दिनों में यहाँ होना चाहिए था, इसलिए वे पास ही होने चाहिए, एस्ट्रड ने उत्तर दिया। तो पहले बाहर चलते हैं। अगर नहीं तो वे हमारे पास आएंगे। ठीक है, चिंता मत करो साहिल, मेरे रहते वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, एस्ट्रड ने वादा किया। साहिल मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह उठा और ऑक्टेगन के हैच की ओर चल दिया। इस समय बजर्क हंटर्स के गैलेक्सी वॉरशिप से एक छोटा और मनहूस दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बाहर निकला। यही ईव था, जो कुछ दिन पहले सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति था। इस बार वह साहिल को भागने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने किसी वांटेड अपराधी को जिंदा पकड़ा या मुर्दा। हालांकि यदि अपराधी को जिंदा पकड़ा जाता तो उसे अधिक इनाम मिलता। जैसे ही ईव साहिल को पकड़ने के लिए बाहर जाने वाला था, ऑक्टेगन का हैच खुला। साहिल पहले बाहर निकला, उसके बाद एस्ट्रड और मिया आए। किड, तुम काफी समझदार हो। अगर तुम चाहते कि मैं इसे खुद करूं, तो मैंने किसी भी चीज से पहले तुम्हें अपन कर दिया होता, ईव ने हंसते हुए कहा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, क्या ये 4 फेरीज में से डांस फेरी नहीं है? मिया एक सार्वजनिक हस्ती थी, इसलिए रॉयल रीजन में बहुत से लोग उसे जानते थे। उनमें से बहुत से लोग तो उसे अपनी सपनों की राजकुमारी मानते थे। लेकिन दूसरी कौन है? भले ही उसने घूंघट पहना हो, लेकिन उसके शरीर को देखकर मैं कह सकता हूं कि वह मिया से कम नहीं है। ये किड महिलाओं के मामले में बहुत भाग्यशाली है। ईव ने मिया को पहचान लिया, इसलिए दूसरों ने भी स्वाभाविक रूप से उसे पहचान लिया। डैम, क्या वह 4 फेरीज में से डांस फेरी मिया नहीं है? वह साहिल खुराना जैसे अपराधी के साथ क्यों है? हाँ, मिया मेरी सपनों की लड़की है। क्या उसके आसपास के सभी लोग महिलाएं नहीं हैं? वह एक पुरुष के साथ क्यों है? क्या वह साहिल के साथ सोई है? असंभव, बिल्कुल नहीं, मौका ही नहीं। साहिल एक वांटेड अपराधी है, तो मिया उसके साथ कैसे सोएगी? अनगिनत चर्चाएं सुनी जा सकती थीं, उनमें से कुछ मिया के प्रति जुनूनी लोगों की ओर से आ रही थीं। जब उन्होंने पिछले कुछ दिनों में साहिल के मिया पर हावी होने के बारे में सोचा तो वे वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अध्याय 1064। साहिल और गिरोह के आने ने तुरंत लाखों बाउंटी हंटर्स का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उसके पीछे मिया और एस्ट्रड सबसे आकर्षक थीं।
हालांकि साहिल दिखने में बुरा नहीं था, लेकिन सभी बाउंटी हंटर्स 4 बाउंटी हंटर ग्रुप्स के पुरुष थे। केवल दूसरे स्थान पर मौजूद रेड स्पाइडर हंटर्स और कुछ छोटे समूहों में महिलाएं थीं। फिर भी कैप्टन नोरा एक मनमोहक सुंदरी थी और इन महिलाओं को एक वांटेड अपराधी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक अन्य 3 हंटर ग्रुप्स का सवाल है, भले ही उनके समूहों में महिलाएं थीं, वे केवल आनंद के लिए उपयोग की जाने वाली यौन वस्तुएं थीं और उनकी कोई स्थिति नहीं थी। डांस फेरी मिया, तुम एम्पायर के सबसे वांटेड आदमी साहिल के साथ क्यों हो? ईव ने वह सवाल पूछा जिसका जवाब कमरे में मौजूद हर कोई जानना चाहता था। मास्टर साहिल एक वांटेड आदमी नहीं है, मिया ने जवाब दिया। मास्टर साहिल, डांस फेरी, तुम पीछे जा रही हो। तुम एक वांटेड अपराधी को अपना मास्टर कैसे कह सकती हो? डांस फेरी, क्या तुम जानती हो कि साहिल मोस्ट वांटेड सूची में 98वें स्थान पर है? वह सबसे वांटेड अपराधी है और एम्पायर जल्द ही उसके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। क्या तुम उसके साथ रहकर फंसने से नहीं डरती? अपने परिवार के बारे में सोचो। मैंने तुमसे कहा था, मास्टर साहिल एक वांटेड अपराधी नहीं है। तुम्हें जल्द ही सच पता चल जाएगा, मिया ने फिर से कहा। तुम ये तय करने के योग्य नहीं हो कि साहिल एक वांटेड अपराधी है या नहीं। क्या तुम एम्पायर द्वारा जारी वांटेड सूची पर संदेह कर रही हो? डांस फेरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी निकल जाओ और खुद को साहिल से दूर कर लो। अन्यथा जब एम्पायर इस मामले की जांच करेगा तो तुम फंस जाओगी। यहां तक कि तुम्हारा परिवार भी नहीं बच पाएगा, ईव ने पूरी गंभीरता से समझाया। मिया मिल्की वे की 4 फेरीज में से एक थी और बाउंटी हंटर्स के बीच बहुत लोकप्रिय थी। अब यहाँ लाखों बाउंटी हंटर्स थे। भले ही ईव एक बिगिनर सेलेस्टियल रैंक था और बजर्क हंटर्स का डेप्यूटी कैप्टन था, वह बाउंटी हंटर्स समुदाय में सार्वजनिक आक्रोश पैदा करने का इच्छुक नहीं था। अगर ईव उनके साथ अकेला होता तो शायद उसने बात करने की जहमत भी नहीं उठाई होती। वह बस साहिल और अन्य लोगों को दबोच लेता। वह इनाम के लिए पुरुष का आदान प्रदान करता और आनंद के लिए महिला को रखता। परफेक्ट 4 फेरीज में से एक, मिया ने पहले ही अनगिनत लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और अब एक और महिला थी जो उससे किसी भी तरह कम नहीं थी। जब वह बस वहां खड़ी थी तो उसका मिजाज मिया से कम नहीं था। अफसोस कि अभी समय सही नहीं है। लाखों लोग देख रहे हैं, ईव ने उदासी से सोचा। साथ ही वह साहिल को ईर्ष्या से देख रहा था। वह मरने वाला है, फिर भी उसके आसपास 2 अद्वितीय सुंदरियां हैं। ये किड महिलाओं के मामले में बहुत भाग्यशाली है। अगर मुझे ये 3 दिन पहले पता होता तो मुझे साहिल पर हमला करना चाहिए था और उसके जन्नांगों को नष्ट कर देना चाहिए था। डैम इट, हमने उसे इतने दिनों तक मजे करने दिए। ईव बहुत अनिच्छुक था। डांस फेरी, साहिल एम्पायर का एक महत्वपूर्ण वांटेड अपराधी है। वह बच नहीं सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी चली जाओ। अगर नहीं तो वह तुम्हें भी फंसा देगा। हाँ, डांस फेरी, भाग जाओ, अपनी रक्षा करो। हम भविष्य में भी तुम्हारे वफादार समर्थक बने रहेंगे। कई खाली बैठे बाउंटी हंटर्स मिया पर चिल्लाए। भले ही मिया की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वह 4 फेरीज में सबसे सक्रिय और मिलनसार थी। इसलिए उसे आम जनता द्वारा बहुत प्यार किया जाता था। हर कोई नहीं चाहता था कि वह एक आदमी की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद करे। अगर ऐसा होता तो वे उसे फिर कभी नाचते हुए नहीं देख पाते। मिया ने उनकी सलाह सुनी और अपने पीछे साहिल की ओर देखा। वह अपने दिल में साहिल का अनुसरण करने के लिए तैयार थी। यदि ऐसा था तो वह इस स्थिति का उपयोग निर्णय लेने के लिए करेगी। यह एक शानदार अवसर था। मिया आगे बढ़ी और कहा, मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद। आपकी बदौलत मैं 4 फेरीज में से एक बन सकी और आज की उपलब्धियां हासिल कर सकी। हालांकि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होना चाहिए। मुझे अपनी मंजिल मिल गई है, इसलिए मैं इस मौके का उपयोग ये घोषणा करने के लिए कर रही हूं कि आज से मैं अब 4 फेरीज में से एक नहीं रहूंगी और मैं किसी भी पार्टी या सभा में शामिल नहीं होंगी। साथ ही मैं भविष्य में किसी भी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करूंगी। इन सभी वर्षों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, मिया कॉन्कॉर्ड, एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मिया के ऐसा कहने के बाद उसने बाउंटी हंटर्स के सामने सिर झुकाया और चुपचाप साहिल के पीछे चली गई। अध्याय 1065। ये स्पष्ट था कि वह साहिल का अनुसरण करने जा रही थी और वह भविष्य में साहिल को अपना मास्टर बनाएगी। पूरा शून्य मौन था। क्या मिया ने सार्वजनिक रूप से 4 फेरी से हटने की घोषणा कर दी? क्या उसने अभी कहा कि वह एम्पायर के सबसे वांटेड अपराधी साहिल का अनुसरण करने का विकल्प चुन रही है? ये कैसे संभव है? किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अनगिनत निचले स्तर के बाउंटी हंटर्स जो मिया को अपनी सपनों की लड़की मानते थे, रोने लगे। वे मिया को इतने लंबे समय से पसंद करते थे, इसलिए उनके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। यहाँ तक कि 4 बाउंटी हंटर ग्रुप्स के वरिष्ठ भी थोड़े चकित थे। मिया ने अचानक ऐसा क्यों किया? उसने एम्पायर के सबसे वांटेड अपराधी साहिल का अनुसरण करना भी चुना। ये सही नहीं है। मिया मूर्ख नहीं है। वह एम्पायर के उच्च वर्ग के साथ घुलने मिलने में सक्षम है।
हालांकि कई दिग्गज उसे केवल एक मनोरंजक के रूप में मानते हैं, लेकिन मिया एक बुद्धिमान महिला है। भले ही वह जानती है कि साहिल एम्पायर के सबसे वांटेड अपराधियों में से एक है, फिर भी वह उसके पीछे चलने की जिद कर रही है और वह पीछे न हटने के लिए कर्तव्यबद्ध भी है। कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि साहिल ने भी अपना सिर झुकाया और आश्चर्य से मिया की ओर देखा। फोर्ट फेरी से उसके हटने की अचानक घोषणा का क्या मतलब है? क्या वह सच में मेरे पीछे चलने की सोच रही है? मैंने अभी तक अर्थ पर अपने जटिल रिश्तों को नहीं सुलझाया है। मुझे अर्थ छोड़े कितना समय हुआ है, और अब एक और खूबसूरत महिला ने पूरे दिल से मेरा अनुसरण करने का फैसला किया है। साहिल ने असहाय महसूस किया। यह क्या बकवास सिस्टम है? यह मेरे मिलने वाली हर सुंदरी को मेरे प्यार में डाल रहा है। साहिल केवल सिस्टम को इसके लिए दोष दे सकता था। वह 20 साल से अधिक समय तक जीवित रहा था और उसने पहले कभी इसका सामना नहीं किया था। जब से उसे सिस्टम मिला, महिलाओं के साथ उसकी किस्मत कभी नहीं रुकी। क्या सब उसके पैसे के पीछे थे? सभी नहीं। ये सिर्फ मिया नहीं थी, साहिल ये भी महसूस कर सकता था कि प्रिंसेस एस्ट्रेड के मन में उसके प्रति कुछ विशेष भावनाएं थीं। ऐसा लग रहा था कि इसे रोकने का एकमात्र तरीका भविष्य में उसके साथ अपने संपर्क को जितना संभव हो उतना कम करना था। अभी साहिल इस बारे में सोचने के मूड में नहीं था। वह बस पैसा खर्च करने और तब तक मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था जब तक कि वह अजेय न हो जाए और कोई भी उसके आसपास के लोगों का उपयोग करके उसे धमकाने की हिम्मत न करे। डांस फेरी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ईव ने सदमे में पूछा। चूंकि मैंने इतने सारे लोगों के सामने ये कहा है तो ये स्वाभाविक रूप से सच है। इसके अलावा मैंने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है। मेरा आपके साथ मजाक करने का कोई इरादा नहीं है, मिया ने गंभीरता से जवाब दिया। डांस फेरी, तो तुम एम्पायर के वांटेड अपराधी साहिल का अनुसरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। क्या तुम अपने परिवार को छोड़ दोगी? हाँ, तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। साहिल बर्ज़र्क हंटर्स का पुरस्कार है। यदि तुम उसका अनुसरण करती हो तो तुम भी हमारी होगी, ईव ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। इस समय साहिल मुस्कुराया और पूछा, ऐसा लगता है कि तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि बचने का कोई मौका है? सपने देखना बंद करो, हमारे साथ आज्ञाकारी बनकर चलो और अपना सब कुछ हमें दे दो। उस तरह मैं तुम्हें कम कष्ट दे सकता हूँ, अन्यथा तुम केवल तड़पोगे। ओह, तुम चाहते हो कि मैं तड़पूं? तो यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, साहिल ने उदासीनता से कहा। अध्याय 1066। ईव ने एक पल के लिए साहिल को घूर कर देखा। उसे उसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। वह इसे समझ नहीं पा रहा था। साहिल पीक कॉस्मॉस रैंक पर सिर्फ एक वांटेड अपराधी था। क्या उसके पास अभी भी अन्य तुरुप के पत्ते हो सकते हैं? वहां बहुत सारे बाउंटी हंटर्स देख रहे थे। साहिल के उससे ऐसा कहने के बाद ईव अपना चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब वह खुद पर काबू नहीं रख सका और हमला करना चाहता था, तब एक आवाज ने उसे रोक दिया। ईव, वापस आओ। बोलने वाला बर्ज़र्क हंटर्स का कप्तान रेजी था। कैप्टन, ये छोकरा मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रहा है। पहले मुझे इसे अपन करने दें, ईव ने पीछे मुड़े बिना कहा। मैंने कहा वापस आओ, रेजी ने भारी स्वर में कहा। ईव दंग रह गया। जब कैप्टन क्राउट इस स्वर में बोलते थे तो ईव उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता था। साहिल की ओर देखते हुए ईव ने उग्रता से कहा, लड़के, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। साहिल के पीछे मिया और एस्ट्रेड को देखने के बाद वह मुड़ा और ये देखने के लिए गैलेक्सी वॉरशिप पर लौटने की तैयारी करने लगा कि कैप्टन क्राउड को क्या कहना है। कितना कचरा है, साहिल ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसकी आवाज पूरे शून्य में गूंज गई। वहां मौजूद सभी लोग सदमे में साहिल को घूरने लगे। एक वांटेड अपराधी इतना अभिमानी कैसे हो सकता है? उसकी बर्ज़र्क हंटर्स के डेप्यूटी कैप्टन को कचरा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ईव, जो अभी मुड़ा ही था, तुरंत रुक गया और धीरे से साहिल को देखने के लिए मुड़ा। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारी फिर से यह कहने की हिम्मत है? मैंने कहा, तुम कचरे का एक टुकड़ा हो। अब घर जाओ, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो, साहिल ने बिना किसी डर के कहा। तुम मौत मांग रहे हो, ईव ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा कहने के बाद उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और वह साहिल की ओर झपटा। ईव, रेजी की आवाज गैलेक्सी वॉरशिप से आई। हालांकि वह अब ईव को नहीं रोक सका। बर्ज़र्क हंटर्स के डेप्यूटी कैप्टन के रूप में वह एक बिगिनर सेलेस्टियल रैंक का था। तो किसी ने कभी उसका इस तरह अपमान कब किया था? इसके अलावा उसने लाखों बाउंटी हंटर्स के सामने ऐसा किया था। यदि ईव ने इसे स्वीकार कर लिया तो वह भविष्य में बाउंटी हंटर समुदाय में अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगा? इस समय वह रेजी की बातों को भी नजरअंदाज कर रहा था। देख सकते थे कि वह कितना गुस्से में था। ईव ने पलक झपकते ही 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली। जब वह साहिल के पास पहुंचा और उसे अपन करने ही वाला था तो उसने अचानक उस छोकरे के सामने एक और व्यक्ति को देखा। ये साहिल के पीछे वाली घूंघट वाली महिला थी।
तो साहिल सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा है जो महिलाओं के पीछे छिपता है। ईव मन ही मन हंसा। चूंकि महिला उसके पास आ रही थी तो वह पीछे नहीं हटेगा। साहिल वैसे भी उससे बच नहीं सकता था, इसलिए उसे पहले महिला का फायदा उठाना चाहिए। ईव ने एस्ट्रेड की ओर अपना हाथ बढ़ाया। साहिल को अपंग करने के बाद वह धीरे धीरे उसका आनंद लेगा। जब उसने सोचा कि वह बाद में 2 अद्वितीय सुंदरियों का आनंद ले सकता है तो ईव बहुत उत्साहित महसूस करने लगा। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि एस्ट्रेड अचानक अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसके सामने दौड़कर आएगी। बेशक वह एस्ट्रेड को जरा सी भी चोट नहीं लगने देगा। हालांकि जब वह कुछ करने ही वाला था तो उसकी माइंड पावर ने एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। ये व्यक्ति शक्तिशाली था। इसे देखते हुए उस व्यक्ति को एक पीक सेलेस्टियल रैंक का होना चाहिए। तो वे उससे थोड़ा ही नीचे थे। साहिल ने एस्ट्रेड को पकड़ा और पलक झपकते ही अपनी स्थिति बदल ली, एस्ट्रेड को अपने पीछे खींच लिया। वह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ है वह मित्र है या शत्रु। अध्याय 1067। साहिल बाद की स्थिति के आधार पर कार्रवाई करेगा। वह अपने आसपास के परिवर्तनों की निगरानी के लिए अपनी माइंड पावर का भी उपयोग कर रहा था। एक बार जब उसे कुछ गलत महसूस होता तो वह तुरंत कार्रवाई करता, भले ही उसे यह उजागर करना पड़ता कि वह एक पार्शियल इन्फिनिटी रैंक का था। वह उस मजबूत व्यक्ति से निपटेगा जो उन्हें अचानक पकड़ने के बाद प्रकट हुआ था। अन्यथा वह मिया और एस्ट्रेड की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था जब इतने सारे लोगों ने उसे घेर रखा था। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने एक ठंडी रोशनी को गुजरते देखा। इसके बाद एक चीख सुनाई दी जो पूरे शून्य में गूंज गई। फिर लाखों लोगों के कानों में एक आवाज गूंजी, हर रॉयल हाइनेस का अपमान करने वाले को मरना ही होगा। तलवार लिए एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी साहिल के सामने प्रकट हुआ। ईव कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसका बायां हाथ उसके दाएं कंधे पर था और उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। इस समय जहां उसका दाहिना हाथ होना चाहिए था वह जगह खाली थी। खून की धार निकल रही थी जो पूरे शून्य में फैल रही थी। अभी वाली ठंडी रोशनी ने ईव के दाएं हाथ को काट दिया था जो प्रतिक्रिया करने से पहले ही एस्ट्रेड की ओर बढ़ रहा था। जब ईव ने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने उसका हाथ काटा था तो उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। आर यू एटलस रेज, द हेड ऑफ व्हाइट टाइगर हॉल। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ईव को नजरअंदाज कर दिया। वह साहिल की ओर मुड़ा, शून्य में एक घुटने के बल बैठ गया और सम्मानपूर्वक कहा, एटलस रेज, द हेड ऑफ व्हाइट टाइगर हॉल, रीड्स योर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस एस्ट्रेड। कृपया मुझे आपके बचाव में देर होने के लिए दंडित करें। साहिल ने प्रतिक्रिया दी। उसने एक कदम किनारे किया और एस्ट्रेड को अपने सामने चलने दिया। एटलस, तुम उठ सकते हो, एस्ट्रेड ने कहा। थैंक यू, योर रॉयल हाइनेस। एटलस ने बोलना खत्म करने के बाद वह उठा, कुछ कदम आगे बढ़ा और एस्ट्रेड के पीछे खड़ा हो गया। प्रिंसेस एस्ट्रेड यहाँ सबसे ऊंची स्थिति वाली व्यक्ति थी, इसलिए एटलस स्वाभाविक रूप से एस्ट्रेड के आदेशों को सुनेगा। वह वही करेगा जो एस्ट्रेड उसे करने के लिए कहेगी। इस समय उसके पास अपने निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। ईव ने अपने सामने सब कुछ देखा और पीछे की ओर लड़खड़ाने के बाद लगभग बेहोश हो गया। ये घूंघट वाली महिला एम्परर की इकलौती बेटी हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस एस्ट्रेड ऑफ द एम्पायर थी। उसने अभी अभी हर रॉयल हाइनेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। यह एक ऐसा अपराध है जो मेरे पूरे परिवार का सफाया कर देगा। मामा, मुझे क्या करना चाहिए? ईव ने धीरे से अपना सिर बजर्क हंटर्स के गैलेक्सी वॉरशिप की ओर घुमाया, कैप्टन क्राउड की मदद पाने की उम्मीद में। हालांकि रेजी की आगे आने की हिम्मत कैसे होगी? इसे संभालने का सही तरीका ईव से सीधे संबंध तोड़ना था। रेजी उसकी मदद तभी करता जब वह उस प्रक्रिया में खुद को मारने के लिए तैयार होता। एटलस के आने, ईव का हाथ काटने और प्रिंसेस के अभिवादन के बाद से शून्य में कोई शोर नहीं था। लाखों बाउंटी हंटर्स अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। यहाँ तक कि 4 बाउंटी हंटर ग्रुप्स के प्रमुख भी सदमे के साथ एस्ट्रेड और उसके पीछे एटलस को घूर रहे थे। पहली एम्पायर की हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस एस्ट्रेड थी, जो एम्परर की सबसे प्रिय बेटी थी और उसकी स्थिति सभी राजकुमारों से भी ऊपर थी। इसके अलावा बाद वाले की स्थिति भी कम नहीं थी। वह व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख थे, जो एम्पायर के 4 महान हॉल में से एक था। इसके अलावा वह एक पीक सेलेस्टियल रैंकर भी थे। वास्तव में वे जानते थे कि कुछ गलत था। कोई आश्चर्य नहीं कि मिया ने 4 फेरीज को छोड़ने और साहिल के साथ जाने का फैसला किया। ये देखते हुए कि कैसे प्रिंसेस एस्ट्रेड ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना साहिल के सामने खड़ी हो गई जब ईव उस पर हमला करना चाहता था, वे बता सकते थे कि प्रिंसेस एस्ट्रेड का साहिल के साथ एक अनूठा रिश्ता था। प्रिंसेस एस्ट्रेड की मदद से साहिल अब एक वांटेड अपराधी नहीं रहेगा जब तक कि उसने राजद्रोह न किया हो। ईव अब मुसीबत में था। यदि रेजी ने इसे ठीक से नहीं संभाला तो वह पूरे बजर्क हंटर्स को प्रभावित करेगा। मौके पर सबसे खुश गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप था। वे अभी बाहर गैलेक्सी जानवरों का शिकार करके लौटे थे और इससे पहले कि वे अपनी ऊर्जा वापस पा पाते उन्हें बजर्क हंटर्स द्वारा चुनौती दी गई थी।
ईमानदारी से कहूँ तो समूह के कप्तान एलियो को भी इस चुनौती के बारे में भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। दोनों हंटर ग्रुप्स काफी समय से आपस में भिड़ रहे थे। बजर्क हंटर्स निश्चित रूप से उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। हालांकि बजर्क हंटर्स के डेप्यूटी कैप्टन ईव ने प्रिंसेस एस्ट्रेड पर हमला करने की हिम्मत की। इसके साथ वे सभी उत्सुकता से ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। अध्याय 1068। एस्ट्रेड ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। इस समय एक राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान उजागर करने के बाद उसका पूरा व्यक्तित्व काफी बदल गया था। एटलस सम्मानपूर्वक उसके पीछे चला गया। वह उलझन में था। जब वह ईव का हाथ काट रहा था तो उसने स्पष्ट रूप से खुद पर केंद्रित भयानक ऊर्जा का एक विस्फोट महसूस किया था। वह एक पीक सेलेस्टियल रैंक का था, फिर भी उसे लगा कि वह उसे हरा नहीं सकता। इस व्यक्ति की ताकत चौंकाने वाली थी और वे कम से कम पार्शियल इन्फिनिटी रैंक पर थे। एटलस शुरू में ईव को मारना चाहता था, लेकिन इसे महसूस करने के बाद उसने केवल एक हाथ काटने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस व्यक्ति के अचानक हमले को रोकना चाहता था। हालांकि एटलस द्वारा ईव का हाथ काटने के बाद ऊर्जा गायब हो गई। उसने चाहे कितनी भी कोशिश की, उसे फिर भी उसका कोई निशान नहीं मिला। इस समय हर किसी की आंखों के सामने एक शानदार अंतरिक्ष यान प्रकट हुआ। महल जैसे जहाज पर एक सुनहरा बालो उकेरा गया था। फिर अंतरिक्ष यान से सैकड़ों लोग जल्दी से नीचे उतरे और एस्ट्रेड के सामने एक घुटने के बल बैठ गए। ग्रीटिंग्स योर रॉयल हाइनेस। तुम उठ सकते हो, एस्ट्रेड ने शांति से कहा। थैंक यू योर रॉयल हाइनेस। सैकड़ों लोगों की एक टीम ने एक साथ उत्तर दिया। एस्ट्रेड आगे बढ़ती रही और सैकड़ों लोगों ने तुरंत रास्ता दे दिया। जब एस्ट्रेड उनके सामने चली तो सबने व्यवस्थित रूप से उसका अनुसरण किया। ये सभी लोग व्हाइट टाइगर हॉल के सदस्य थे, जो एम्पायर के 4 महान हॉल में से एक था। वे रॉयल हाइनेस को वापस प्लैनेट रॉयल ले जाने के लिए लॉर्ड एटलस के साथ आए थे। हालांकि जैसे ही एटलस पास पहुंचा, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह अकेला ही आगे बढ़ गया। एस्ट्रेड शून्य में रुकी और ईव की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर डर के मारे बेहोश होने वाला था, और अनगिनत युद्धपोतों को देखा। साहिल मेरा रक्षक है। मैं इस मामले की जांच करूंगी, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो। जबकि आप बाउंटी हंटर्स इस बार एम्पायर के वांटेड अपराधियों को पकड़ रहे थे और एम्पायर के बोझ को साझा कर रहे थे, आपकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बड़े हो रहे हैं, इसलिए आप अपने मूल लक्ष्य से भटकने लगे हैं। आपको खुद को ठीक से पुनर्गठित करना होगा। शैडो हंटर्स एम्पायर के नंबर 1 बाउंटी हंटर ग्रुप के रूप में मुझे आशा है कि आप मुझे जल्द से जल्द एक प्रस्ताव देंगे। अगर मुझे इसे खुद करना पड़ा तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसा कहने के बाद एस्ट्रेड ने ईव की ओर देखा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने रॉयल रीजन में मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की है। तुम ऐसे अपराधों के अग्रदूत बन गए हो, इसलिए मुझे बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। ईव को चक्कर आने लगा और वह खुद को घुटनों के बल गिरने से नहीं रोक सका। योर रॉयल हाइनेस, कृपया नाराज न हो। योर रॉयल हाइनेस, कृपया नाराज न हो। मुझे आपकी पहचान का कोई अंदाजा नहीं था। अगर होता तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही आपने मुझे ऐसा करने का साहस दिया होता। योर रॉयल हाइनेस, कृपया दया करें और मुझे बख्श दें। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, कृपया। ईव ने असहनीय दर्द सहा और प्रिंसेस एस्ट्रेड के सामने माथा टेकता रहा। अभी वह घबराहट से भरा हुआ था। उसका शारीरिक दर्द मनोवैज्ञानिक यातना की तुलना में कुछ भी नहीं था। जब ईव माथा टेक रहा था तो उसके पास कोई प्रकट हुआ। जब ईव का सिर जमीन पर था तो उस व्यक्ति ने ईव की पीठ के केंद्र पर हाथ रखा। फिर एक बड़ी ताकत के साथ हाथ ईव के शरीर में घुस गया और उसके अंगों को नष्ट कर दिया। आह, पीएफएफ! ईव चिल्लाया। उसके मुंह से उसके अंगों के निशान के साथ मिला हुआ खून फुहार बनकर निकला। वह धीरे से मुड़ा और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसके साथ ऐसा किया था। सीसी कैप्टन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अध्याय 1069। ईव के हकलाना बंद करने के बाद उसकी सांसें रुक गईं और वह मर गया। उसे मारने वाला व्यक्ति बजर्क हंटर्स का कप्तान रेजी था। उसने अभी के प्रहार के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। वह बस एक त्वरित निर्णय लेना चाहता था और ईव को बोलने का मौका नहीं देना चाहता था। जब उसने ईव की ओर देखा, जो उसकी वजह से मरा था, तो रेजी का दिल गुस्से से भर गया था और वह नहीं जानता था कि वह अपना गुस्सा कहाँ निकाले। उसने ईव के साथ भाईचारे की कसम खाई थी। 300 से अधिक साल पहले उनमें से 4 ने मिलकर बजर्क हंटर्स बनाया था और भाईचारे की कसम खाई थी, जिसमें ईव समूह में सबसे छोटा था। उन चारों के नेतृत्व में बजर्क हंटर्स आज जो है उसमें विकसित हुआ और एम्पायर का चौथा सबसे बड़ा हंटर ग्रुप बन गया। बाकी 2 भाई अपनी यात्रा के बीच में ही मर चुके थे। अब केवल रेजी और ईव बचे थे। हालांकि उसे आज अपने भाई को अपने हाथों से मारना पड़ा। वह उबल रहा था। हालांकि भले ही वह पागल था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
यद्यपि वह पहले ही जान चुका था कि कुछ गलत है और उसने ईव से सच्चाई जानने से पहले कार्रवाई न करने के लिए कहा था, फिर भी ईव अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने लगभग प्रिंसेस एस्ट्रेड को चोट पहुंचा दी थी। यदि उसने ईव को खुद नहीं मारा होता तो बर्ज़र्क हंटर्स फंस जाते, और यदि प्रिंसेस एस्ट्रेड ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया होता तो कोई भी बच नहीं पाता। कैप्टन के रूप में रेजी केवल बर्ज़र्क हंटर्स की खातिर ऐसा कर सकता था। रेजी ने कुछ ही सेकंड में ईव को मार डाला, लेकिन उसकी हरकत ने मौके पर मौजूद लाखों बाउंटी हंटर्स को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। वह बहुत क्रूर है। बाउंटी हंटर समुदाय में कौन नहीं जानता था कि रेजी और ईव सैकड़ों वर्षों से कसम खाए हुए भाई थे। ईव ने भी आज बर्ज़र्क हंटर्स की उपलब्धियों और आकार में योगदान दिया था। फिर भी रेजी ने जीवित रहने के लिए अपने भाई को मार डाला। हालांकि जैसा कि कहावत है, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए होता है और शैतान पिछड़ों को ले जाता है। इसे कहना एक बात थी और करना दूसरी बात। बाउंटी हंटर समुदाय के कई पुरुष अपने भाइयों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। एलियो को इस क्षण रेजी के साहस की प्रशंसा करनी पड़ी। भले ही वह जानता था कि यह सबसे अच्छा समाधान है, लेकिन यदि वह होता तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाता। वह भाई था जो कई दशकों तक उसके साथ जीवन मृत्यु के दौर से गुजरा था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कैसे मार सकता था। रेजी द्वारा ईव को मारने के बाद वह एक घुटने के बल बैठ गया, अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा, योर रॉयल हाइनेस, कृपया नाराज न हो। मैंने अपने आदमी को अच्छी तरह अनुशासित नहीं किया और आपको डरा दिया। कृपया मुझे दंडित करें, योर रॉयल हाइनेस। क्या तुम बर्ज़र्क हंटर्स के कप्तान हो? एस्ट्रेड ने पूछा। हाँ, रेजी ने जवाब दिया। प्रमुख हितों की रक्षा के लिए मामूली बलिदान देना तुम्हारी समझदारी है। मैं तुम्हें याद रखूंगी। बाउंटी हंटर समुदाय का पुनर्गठन बर्ज़र्क हंटर्स के साथ शुरू होगा। मैं 3 दिनों में जवाब देखना चाहती हूँ। चिंता न करें, योर रॉयल हाइनेस। 3 दिनों के बाद मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक उत्तर दूंगा, रेजी ने उत्तर दिया। तुरंत बाद शैडो हंटर्स के कप्तान फ्लोरियन, रेड स्पाइडर हंटर्स की कप्तान नोरा और गोल्डन ईगल बाउंटी ग्रुप के कप्तान एलियो भी आगे आए। उन तीनों ने एक साथ अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा, चिंता न करें, योर रॉयल हाइनेस। हम निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक उत्तर देंगे। ठीक है, यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अब आइए एक और मामले को देखें। साहिल ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन आप उसे अपनी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार के रूप में मान रहे हैं। आप इसे कैसे समझाने जा रहे हैं? एस्ट्रेड ने ठंडे स्वर में पूछा। अध्याय 1070। एस्ट्रेड के ऐसा कहने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। अंत में फ्लोरियन खड़ा हुआ और बोला, योर रॉयल हाइनेस, कृपया साहिल को यहाँ बुलाएं। वह जो भी अनुरोध करेगा हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सही है, फ्लोरियन सही कह रहा है। साहिल जो भी मांगेगा हम उसे संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, रेजी ने जल्दी से समर्थन किया। वह भी कैप्टन क्राउड की तरह व्यवहार कैसे कर सकता था? वह अब केवल विनम्र हो सकता था क्योंकि वह प्रिंसेस एस्ट्रेड के सामने था। इसके अलावा प्रिंसेस एस्ट्रेड के पास बर्ज़र्क हंटर्स की खराब प्रतिष्ठा थी, इसलिए उसे प्रिंसेस का क्षमा पाने का रास्ता खोजना था। अन्यथा भविष्य में एक बार प्रिंसेस एस्ट्रेड द्वारा उन्हें निशाना बनाने के बाद बर्ज़र्क हंटर्स के लिए रॉयल रीजन में जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। साहिल भी इस समय मिया के साथ वहां आया। उसने एस्ट्रेड को अपने बारे में बात करते सुना, इसलिए वह जानता था कि अब उसके आगे आने का समय आ गया है। साहिल, मैंने मामला सुलझा लिया है। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। वे तुम्हें संतुष्ट करेंगे, अन्यथा मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, एस्ट्रेड ने अपने गंभीर भाव छिपाए और कोमलता से कहा। उसने दूसरों की तुलना में साहिल से पूरी तरह अलग लहजे में बात की। मौके पर मौजूद हर कोई इसे सुन सकता था और उन्होंने साहिल को फिर से अलग नजरिए से देखा। प्रिंसेस एस्ट्रेड इस लड़के के लिए बहुत अच्छी थी। भले ही साहिल ने उसे बचाया था, लेकिन ऐसा व्यवहार संभव नहीं होता। दोनों के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। उन्हें इस भाग्यशाली लड़के को याद रखना होगा। भविष्य में वह प्रिंसेस का पति भी बन सकता है। उसकी पहचान और स्थिति एक ही बार में आसमान छू लेगी, अनगिनत लोगों को पीछे छोड़ देगी। साहिल, मुझे खेद है, मुझे वास्तव में खेद है कि तुम्हें एम्पायर में एक वांटेड अपराधी की तरह माना गया और यहाँ तक कि तुम्हें पुरस्कार के रूप में मानना चाहा। तुम्हें दुखी करने के लिए मुझे खेद है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम बस हमें बता सकते हो और हम तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, फ्लोरियन ने विनम्रता से कहा। वह भी बहुत असहाय था। अंपायर के नंबर 1 बाउंटी हंटर ग्रुप, शैडो हंटर्स के नेता और एक लेट सेलेस्टियल रैंकर के रूप में उन्हें लाखों बाउंटी हंटर्स के सामने एक कॉस्मोस रैंकर से विनम्रतापूर्वक बात करनी पड़ी। फ्लोरियन को अजीब लगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। साहिल के पीछे प्रिंसेस एस्ट्रेड थी। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो भविष्य में रॉयल रीजन में उनका समय खराब रहेगा। उनके अलावा सभी बाउंटी हंटर्स के लिए भी मुश्किल समय होगा। इसके अलावा व्हाइट टाइगर हॉल के प्रमुख भी प्रिंसेस एस्ट्रेड के पीछे थे और वह फ्लोरियन से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे।
इसलिए उन्हें विनम्र होना ही पड़ा। नहीं, अपनी पूरी कोशिश नहीं, बल्कि तुम्हें करना ही होगा। एस्ट्रड ने गंभीरता से कहा। हाँ, हाँ, हम उसे संतुष्ट करेंगे, हम निश्चित रूप से उसे संतुष्ट करेंगे। फ्लोरियन ने तुरंत कहा। साहिल, डरो मत, बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इसकी निगरानी करूंगी। उन्हें इसे पूरा करना ही होगा, भले ही वे न कर सकें। यदि नहीं, तो मैं उन्हें रॉयल रीजन और यहाँ तक कि पूरे मिल्की वे में नर्क दिखा दूंगी। एस्ट्रड ने फिर से कोमल लहजे में साहिल से कहा। सबकी निगाहें साहिल पर थीं। उन सभी ने मन ही मनाह भरी, ये लड़का इतना भाग्यशाली क्यों है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि साहिल और प्रिंसेस एस्ट्रड के बीच क्या हुआ था, लेकिन वे शायद प्रिंसेस एस्ट्रड के इस दावे से अनुमान लगा सकते थे कि साहिल उसका रक्षक था। प्रिंसेस एस्ट्रड शायद प्लैनेट रॉयल में बोर हो गई होगी, इसलिए वह प्लैनेट रॉयल से भाग निकली और एम्परर को नहीं बताया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।